देखो 4-5 सेगमेंट में बांट सकते हैं। सेंटर स्टेट और इमरजेंसी वाला सेगमेंट है, उसके बाद में एक आपके जुडिशरी है, आर्टिकल लगभग 124 से लेके 237 हाई कोर्ट तक सब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में लेजिस्लेटिव अगर देखें तो 79 से 123 तक। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव वाला पोर्शन 52 से 78 और फिर 51 से पहले वाला पोर्शन। तो कुल मिला के ये सेगमेंट है। तो पीछे वाले कंपैरेटिवली अपने थोड़े कम याद होते हैं, तो सेंटर स्टेट से शुरू कर लेते हैं ताकि और ऐसा कुछ नहीं है कि लिंक नहीं हो रहा, याद नहीं आ रहा जो है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इसे तुम ठीक है। तो अरे तो वो अपन पहले किससे स्टार्ट कर लेते हैं? सेंटर स्टेट रिलेशन। बाकी स्टार्ट करने से पहले 2-4 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इस बार क्या है कि अरे लगाया नहीं, विकास सारी स्लाइड्स नहीं लगाई क्या? विकास चीजें भेजी थी सारी नहीं लगाई? अच्छा चलो लगा देते भाई, निकाल देना, एक बार लगा दो जब तक 2-4 मिनट में 1:15 पे स्टार्ट करेंगे, तो लास्ट में लगा दो। ये कुछ ये देखो, हाँ जूम कर रहा हूँ। ये एक बार मैं डाल दूंगा अपने ग्रुप पे ऐप पे, आगे एक रीड कर लेना इसको कि हमारा जो संविधान है उसमें कितने भाग है? 22 भाग में मैं आपसे बताता था आपको, फोटोस पेंटिंग्स बनी हुई हर भाग के स्टार्टिंग में। अब क्योंकि इस बार क्या है कि जो 26 नवंबर को 75 साल पूरे हुए थे, तो ये न्यूज़पेपर में भी आया था। तो एग्जामिनर अगर पेपर बनाए और कुछ पूछे तो कि भाई कौन से भाग में कौन सी पेंटिंग्स, देखो याद तो नहीं रहेगी लेकिन एक हल्की सी रीडिंग भी रहेगी ना, तो क्या पता भाग में ऐसा क्वेश्चन फंसे तो आप तुक्का मारने की स्थिति में तो कम से कम कॉन्फिडेंटली रहो कि भाई भाग 1 में मोहनजोदड़ो पीरियड के बारे में बात की गई है, उसके बाद में वैदिक आश्रम के सीन है, उसके बाद में तीसरे में एपिक पीरियड रामायण के उसके सीन है, चौथे के अंदर महाभारत है, फिर बुद्धास लाइफ है, फिर महावीर लाइफ है, फिर मौर्यन काल के चित्र बने हुए 7वें में, ठीक है। उसके बाद में 8वें में गुप्ता पीरियड, 9वें में विक्रमादित्य के कोर्ट की प्रोसीडिंग दिखा रखी है। उसके बाद में नालंदा है 10वें में क्या है? नालंदा। फिर उड़ीसन स्कल्पचर्स है, उसके बाद में नटराज, ठीक है। फिर महाबलीपुरम के स्कल्पचर है भाग 13 के अंदर। 14 में मुस्लिम पीरियड, अकबर, मुगल आर्किटेक्चर, फिर शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद में ब्रिटिश पीरियड के पोर्ट्रेट टिपू सुल्तान लक्ष्मीबाई, फिर फ्रीडम मूवमेंट के गांधी जी की दांडी मार्च, उसके बाद में गांधी जी का ये, फिर सुभाष चंद्र बोस रिवोल्यूशनरी फ्रीडम मूवमेंट के, फिर लास्ट में नेचुरल है हिमालय डेजर्ट और ओशन। ये इस तरीके से बस थोड़ा बहुत ध्यान रख लीजिए भाई। लास्ट में तो कौन सी है? हाँ, शुरुआत मोहनजोदड़ो से हुई है, ठीक है। मोहनजोदड़ो से हुई, उसके बाद में रामायण महाभारत यहाँ से होते हुए और फिर भारत के जो बड़े बड़े राजा उस तरीके से मेडाइवल पीरियड, उसके बाद में ब्रिटिश, फिर फ्रीडम स्ट्रगल और फिर अपन नेचुरल फैमिली। ये पिक्चर्स बनी हुई। कल अपन कह रहे थे ना कि भाई नंदलाल बोस ने बनाई है उन लोगों ने, हालांकि इतना तो नहीं पढ़ना होता उन्होंने कितने रुपए लिए क्या लिए, वो भी लिखा हुआ है कि ये देखो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा जूम करूँगा। अब ऐसे देखो पढ़ाने को नहीं पढ़ाते, लेकिन एक होता है ना आपको लिमिट रखनी पड़ेगी कि कहाँ तक आप याद कर सकते हो कि प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा और रामपुर के थे, ठीक है। हैंडमेड इतना बड़ा बॉक्स लाए, इतनी 500 शीटें लाए, सब लिखा हुआ है भाई। कितनी शीट लेके आए अपने साथ? 500। ये भी आंकड़ा है कि कितनी पेन की निब टूटी? 432 पेन की निब टूट गई थी संविधान बनाते समय, ठीक है। अब ये कैलीग्राफी शीट आई थी, डेकोरेटेड श्री नंदलाल बोस, 4 साल लगे थे इनको। कहाँ के थे ये? शांति निकेतन के थे, और इन्होंने 21,000 रुपए लिए थे। बोस ने कितने लिए? 21,000। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने 4,000 रुपए लिए थे, ठीक है। तो अब देखो ऐसे, मैं तो आजकल इन्हीं में खोया हूँ। मैंने कहा था ना 1700 पेज की किताब है, तो उनमें हाँ ये अंश है उसके, हाँ ये उसके क्या है? अंश है। तो मैं तो ऐसे फट ज्ञान खूब ले रहा हूँ, कोई मेरे से कुछ पूछे संविधान के बारे में तो ले, लेकिन आप लोगों के काम का नहीं है। अब बताने को तो ये चीजें भी क्या है, क्या पता किसी न किसी पीसीएस में पूछ ले। पीसीएस वालों को कल मैंने बता दिया तुम्हें, उनका उद्देश्य क्या है बताया था ना। हाँ तो बस इसलिए अपने थोड़ा सा इन चक्रों में नहीं पड़ना है। चलो अब अपन किससे शुरू करेंगे? तो सेंटर स्टेट रिलेशन से शुरू करेंगे, सीधा केंद्र और राज्य के बीच में संबंध। चलो ठीक है, तो ये 5 चीजें अपने को रिवीजन में पढ़नी है, एक एक से शुरू करते हैं। और हाँ, अब कल वाली तरह क्लास नहीं चलेगी, आज मैं जैसे नॉर्मली चलती है वैसे तुम चलाना मत शुरू कर देना, क्योंकि कई है सीधी सी बात है, कई चीजें नहीं भी पढ़ रही है, तो मैं उस हिसाब से पॉलिटी को रिकॉल करना, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में हमें 3 पढ़ने, केंद्र राज्य के बीच में विधायी संबंध पढ़ने, प्रशासनिक संबंध पढ़ने और वित्तीय संबंध पढ़ने, ठीक है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशन। ये कहां से कहां तक है? 245 से 255 तक। ये कहां से कहां तक है? 256 से 263 तक। और ये 264 से 300 तक, ठीक है। 300 तक, ये 4 हमें सॉरी 3 हमें पढ़ने। कौन सा? ये वाला भाग तो कौन सा है? भाग देखा था कल 11, और वो वाला है भाग 12, ठीक है। भाग 11 और भाग 12। अब इसमें शुरू करते हैं 245। अब विधायी का मतलब क्या होता है? कानून बनाना। ये तो कानून बनाएंगे, ये कानूनों का क्रियान्वयन और वो वित्त के कानून और सारी चीजें दे रखी है। अब कानून बना कौन? हमारे यहाँ विधायिका की प्रकृति कैसी है? दोहरी। नेचर कैसा है? डुअल है। कौन कौन सा? एक तो केंद्र में संसद और राज्य में राज्य विधान मंडल, अपने विधानसभा है। अब देखो विधायी संबंधों में हमें सबसे पहले केंद्र,
आर्टिकल 245 में दे रखा है ज्यूरिसडिक्शन, क्षेत्राधिकार, कि कौन विधान बना सकता है और वो विधान कहां पर लागू होगा, एक्ट कौन बना सकता है और वो कहां तक लागू होगा। तो 245 में दे रखा है सबसे पहले कि संसद एक्ट बना सकता है, पार्लियामेंट। वो किस पर लागू होगा, तो पूरे देश में लागू होगा, ठीक है, पूरे देश में लागू होगा। क्षेत्र विशेष में भी लागू किया जा सकता है। संसद कोई कानून बना रही है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन मान लो कानून बन जाए, तो पूरे देश में लागू होगा, सब उससे प्रभावित होंगे। अब ऐसे तेलंगाना बनाने के लिए आर्टिकल 3 का प्रयोग किया था, नए राज्य का गठन। राजस्थान पर कोई प्रभाव पड़ा क्या? नहीं। किस पे पड़ा? क्षेत्र विशेष, ठीक है, क्षेत्र विशेष पे। तो संसद कोई कानून बनाए, पूरे देश पे प्रभाव पड़ सकता है, क्षेत्र विशेष पे प्रभाव पड़ सकता है, और भारत के नागरिक जो बाहर रह रहे हैं उन पर भी लागू होगा। पूरे देश में लागू हो सकता है, क्षेत्र विशेष में, और भारत के लोग जो बाहर रह रहे हैं उन पे भी लागू होता है। अब आप देख लो, ये पकड़ के ला रहे हैं ना, गैंगस्टर एक्ट खूब सारे लगा रहे हैं और विदेशों से भारत लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से संसद बना सकता है। वैसे क्या, वैसे स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा, पूरे पूरे राज्य में लागू होंगे, क्षेत्र विशेष में लागू हो सकते हैं, और राज्य के लोग जो बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर भी वो लागू हो सकते हैं, ठीक है, तीनों पर लागू हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल वगैरह आपको पता है। इसके बाद में इसके कुछ अपवाद, ये जो कानून बन गए हैं इनको कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो लागू होने से रोक सकते हैं। शक्तिशाली केंद्र में तो कौन है? राष्ट्रपति है, और राज्य में राज्यपाल है। राष्ट्रपति दो चीजों पर इन्हें लागू होने से रोक सकते हैं। राज्यपाल पहले तो 4 यूटीज, कितनी यूटीज में? 4 यूटीज लागू होने से रोक देंगे। 4 यूटीज में कौन कौन सी? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और लद्दाख। इन 4 में लागू होने से कौन रोक सकता है? राष्ट्रपति रोक सकता है इन कानूनों को। और उसके बाद में ये चाहे तो खुद इन चारों के लिए क्या बना सकता है? कानून बना सकता है। इनकी 3 कामों के लिए, पीस, प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस के लिए 3 चीजें हैं, विकास, सुशासन और प्रगति। प्रगति, समृद्धि और सुशासन भी कहते हैं, प्रगति, विकास और सुशासन भी कहते हैं। राष्ट्रपति खुद कानून बना सकता है इन 4 यूटीज के लिए, और इन कानूनों को लागू होने से रोक सकता है। इनफैक्ट इसके पास ये शक्ति है कि ये पौंडीचेरी में भी इन कानूनों को लागू होने से रोक सकता है। लेकिन कब रोक सकता है? जब पौंडीचेरी की विधानसभा अस्तित्व में नहीं है, बाकी वो पौंडीचेरी के लिए सामान्यतः लागू नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आर्टिकल 245 में क्षेत्राधिकार, ज्यूरिसडिक्शन, किसका? संसद का भी और राज्य विधान मंडल का भी। संसद जो कानून बनाएगा वो पूरे देश के लिए, क्षेत्र विशेष के लिए, और बाहर भी जो लोग भारत के रह रहे हैं उन पर। राज्य का भी सेम है, पूरे राज्य पर, क्षेत्र विशेष में और बाहर। इनको कौन रोक सकता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति 4 यूटीज में रोक सकता है, कौन कौन सी? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव और लद्दाख। और इनके लिए खुद से कानून बना भी सकता है। पौंडीचेरी में विशेष परिस्थितियों में बना सकता है। इसके अलावा छठी अनुसूची कल पढ़ी थी, छठी अनुसूची कितने राज्य? कौन कौन से? असम, त्रिपुरा, मेघालय। अब असम को छोड़ के बाकी तीनों में भी ये इन कानूनों को लागू होने से रोक सकता है, ठीक है, असम को छोड़ करके। उसके बाद में दूसरा शक्तिशाली व्यक्ति कौन है जो रोक सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल रोक सकता है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची के 10 राज्य है ना, उन 10 राज्यों के राज्यपालों के पास ये शक्ति है कि वो इन कानूनों को रोक सकते हैं, ठीक है। साथ में छठी अनुसूची के असम, छठी अनुसूची के असम में कौन रोक सकता है? तो राज्यपाल रोक सकता है, ठीक है। ये इनका क्षेत्राधिकार हो गया, कानून बना सकते हैं, कहां पे लागू होने से रोका जा सकता है। ये हो गया आर्टिकल 245। उसके बाद में आर्टिकल 246, विषयों का बंटवारा। विषयों क्या है? बंटवारा। 7वीं अनुसूची अपन ने देख ली है। इसमें पहले संघ के पास कितने विषय थे? 97, अब कितने? 100। राज्य सूची में 66, अब 61, और 47 से 52। 5 विषय ऐसे हैं जो 42 में से किधर आ गए? हाँ, समवर्ती सूची में। कहां से? राज्य से। कौन कौन से? वन, वन्य जीव, नापतोल की इकाइयां, न्यायिक प्रशासन। और न्यायिक प्रशासन हाईकोर्ट का है क्या? सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के नीचे वालों का। ध्यान रखना, न्यायिक प्रशासन जो है वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, उसके नीचे वालों का है। तो 246 में क्या हो गया? विषयों का बंटवारा। 247 में है अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अलावा भी कोर्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे ग्राम न्यायालय। 2008 में ग्राम न्यायालय के लिए क्या बना था? एक्ट बना था ना, 2009 में लागू हुआ था। तो ग्राम न्यायालय बनाए जा सकते हैं। कैसे न्यायालय थे? मोबाइल कोर्ट। कैसे है? मोबाइल कोर्ट, घूम घूम के जाते थे। उसके बाद में हो गया 247, फिर 248। अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसके पास? केंद्र के पास। उद्देश्य प्रस्ताव में किसको देने की बात की? राज्य को। और कहां से ली गई? कनाडा। कहां से? कनाडा। ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी अवशिष्ट शक्तियां किसके पास थी? गवर्नर जनरल के पास थी, ठीक है, केंद्र के पास। तो ये हो गया 248। इसके बाद में 4 आर्टिकल हैं, 249, 250, 252 और 253। वन नहीं लेना है, 49, 50, 252 और 253। ये 4 आर्टिकल ऐसे हैं जो केंद्र की सरकार को शक्ति देते हैं कि वो राज्य के विषय पर कानून बना सके। संसद के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पर क्या बनाए? कानून बनाए। अब देखो क्या क्या है। तो 249 में राज्यसभा अनुमति दे सकती है। राज्यसभा क्या दे सकती है? अनुमति, परमिशन दे। बात से बोल रहा हूं, राज्यसभा क्या, लास्ट में कोई तो बोला ना इसको, राज्यसभा क्या दे सकती है? परमिशन दे सकती है। परमिशन कैसे देती है? तो 2/3। किसका 2/3? प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उपस्थित और मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से राज्यसभा संसद को, राज्यसभा किसको परमिशन देती है? संसद को परमिशन देती है। परमिशन नहीं है, परमिशन लेना चाहिए ना। तो परमिशन किसको? संसद को। कि संसद क्या कर सकती है? अब राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और ये परमिशन 2/3 किसका? प्रेजेंट एंड वोटिंग। हाँ, स्पेशल मेजॉरिटी नहीं कहते इसको, ये सिर्फ एक ही कंडीशन है इसमें। स्पेशल मेजॉरिटी में 2 कंडीशन होती है, इसमें सिर्फ ये है उपस्थित व मतदान करने वाले लोगों से। अब संसद क्या करेगी? कानून बनाए। कानून बनाने की वो सामान्य प्रक्रिया। कानून बना दिया, आर्टिकल 107 के तहत कानून बन गया, और वो कानून कब तक लागू रहेगा? 1 साल तक लागू रहेगा, 1 साल से ज्यादा नहीं रह सकता, ठीक है। इसके बाद में 250, यदि आपातकाल लगा हुआ है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है, तो फिर क्या हो सकता है? केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ऐसा कानून कब तक रहेगा? आपातकाल प्लस 6 महीने, आपातकाल प्लस 6 महीने तक। इसके बाद में 252 से याद रखना, 2 या 2 से ज्यादा राज्य अगर केंद्र से रिक्वेस्ट करें कि हमारे बस का नहीं है, हमारे लिए कानून बना दो, तो फिर वो कानून बना देंगे, और ये कानून उन्हीं पर लागू हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में 253, अगर केंद्र की सरकार कोई अंतरराष्ट्रीय संधि करके आती है,
क्या करके आती है? अंतरराष्ट्रीय संधि, और उस विषय पर संधि करके आ गई जो राज्य का है। किसका है? राज्य का। तो फिर वो इस पर कानून बना सकती है। वो क्या कर सकती है? इस पर कानून बना सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 4 है। इसके बाद में बीच में कौन सा रह गया? 251। आवाज बढ़ा, आवाज थोड़ी सी। 251 इन चारों पर जो कानून बना रही है राज्य की सरकार, सॉरी राज्य के विषय पर केंद्र की सरकार उसको अनुमति देता है। अगर इन चारों में से किसी अनुच्छेद का प्रयोग कर करके अगर केंद्र की सरकार राज्य के किसी विषय पर कानून बनाती है तो फिर केंद्र वाला ही कानून लागू होगा, वो असंवैधानिक नहीं होगा। नहीं तो अतिक्रमण नहीं कर सकते, संविधान ने अलग अलग विषय बांट रखे, लेकिन इन 4 विषयों को, इन 4 अनुच्छेदों का प्रयोग करके अगर किसी विषय पर कानून बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। 251। ठीक है, 253 तक हो गया। 254 में है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची सीधा सीधा है, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कंकरेंट लिस्ट। 255 में भूल चूक माफ है। हाँ, दिलीप सर लेन देन कहते हैं, लेन देन हाँ। इसका मतलब है कि जितनी भी अभी तक हालांकि पॉलिटी आपने पढ़ी है, उसके अंदर आप देखते हो कि बहुत सारी जगह लिखा हुआ होता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए। अगर नहीं ली तो कोई दिक्कत नहीं है। विधायी प्रक्रिया के कारण कोई भी जो कानून बना है उसे रद्द नहीं किया जाएगा। जैसे अभी भारतीय न्याय संहिता लागू हुई थी, भारतीय न्याय संहिता को कोर्ट में चैलेंज इसी नाम पे किया गया था, क्योंकि चीफ जस्टिस उसकी तारीफ कर चुके थे कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको चैलेंज किया गया कोर्ट में कि साहब ये उस दिन पारित हुई है जिस दिन 146 सांसद क्या थे? सस्पेंड थे। उस दिन बीजेपी वालों ने इसको क्या करवाया? सरकार ने पारित करवा लिया। तो कोर्ट ने क्या करवा लिया? तो करवा लिया। हम तो ये देखेंगे ये संविधान के अनुरूप है या नहीं है, प्रक्रिया से हमें कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 255 कि विधायी प्रक्रिया में कोई गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, कानून संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। तो ये है आपके विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशन। तो कहां से शुरू होते हैं? 245। कहां तक है? 255। 245 में क्षेत्राधिकार, संसद और राज्य विधान मंडल का जो संसद कानून बनाती है कहां तक लागू होते हैं? पूरे देश में, क्षेत्र विशेष में और बाहर भी लागू हो सकते हैं भारत के नागरिकों पर। राज्य विधानमंडल जो बनाती है पूरे राज्य में, क्षेत्र विशेष में और बाहर भी निवासियों पर लागू हो सकते हैं। कौन रोक सकता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति किस मामले में रोक सकता है? 4 यूटी के मामले में। कौन कौन से? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन दीव और लद्दाख। और एक और विशेष परिस्थिति में कौन? पौंडीचेरी। यूटी में कौन सा? विशेष परिस्थितियों में जब उसकी विधानसभा भंग है। और एक छठी अनुसूची के 3 कौन कौन सा? त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। ठीक है, और इसके बाद में अपन ने क्या देखा? राज्यपाल। राज्यपाल 5वीं अनुसूची के 10 राज्यों पर और छठी अनुसूची के असम पर। 245 हो गया। उसके बाद 246। 246 में क्या है? विषयों का बंटवारा, केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। यूनियन में आज कितने सब्जेक्ट हैं? 100। स्टेट में, समवर्ती में 247। 247 में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की, इन तीनों कोर्टों के अलावा जो है, जैसे कि ग्राम न्यायालय। 248। 248 में अवशिष्ट शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स, किसके पास? केंद्र के पास। कहां से? कनाडा से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, और ऑस्ट्रेलिया में भी यही। ठीक है, उसके बाद में 249, 250, 252 और 253, ये 4। ये तो राज्यसभा क्या देती है? अनुमति। राज्यसभा कानून नहीं बनाती है, कानून तो कौन बनाएगा? संसद। राज्यसभा कैसे? प्रेजेंट और वोटिंग के 2/3 से। ठीक है, इसमें आपातकाल के समय ये कानून कब तक लागू रहेगा? 1 साल से ज्यादा है तो प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी, अनुमति दोबारा लेनी पड़ेगी। और 250 में आपातकाल प्लस 2 से अधिक तो बना 253। अंतरराष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी को फॉलो करने के लिए क्या हो सकता है? केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, 251 अगर बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये असंवैधानिक नहीं होगा। इसमें अब इन प्रयोग होने के बाद में अगर कोई राज्य का बना हुआ कानून है और केंद्र ने बना दिया तो किसका कानून लागू होगा? केंद्र का। 254 क्या है? समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। और 255 में भूल चूक, हाँ भूल चूक लेन देन। तो ये हो गया आपके कौन से संबंध? विधायी संबंध। अब कौन सा पढ़ेंगे? हाँ, इसके बाद में अपन पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंध। अब देखो प्रशासनिक संबंध, तो प्रशासनिक संबंध में अपन ने, चलो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें लिखा हुआ तो ठीक है, हाँ इसी में बताता हूँ। देखो थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव, प्रशासनिक का मतलब क्या देखना है? कार्यपालिका। क्या देखना है? कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका शक्तियों की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 73 तो केंद्र बताता है कि केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां कहां तक होगी, और आर्टिकल 163 किसकी बताता है? राज्य की, राज्य की कार्यपालिका शक्तियां कहां तक होगी। अब भारत में जैसे विधायिका दोहरी है वैसे के वैसे कार्यपालिका भी दोहरी है, डुअल नेचर। लेकिन मतलब केंद्र अपना कार्यपालिका का काम करेगी और राज्य अपनी कार्यपालिका का काम करेगी, दोनों एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ममता दीदी कहती थी, कौन मोदी जी? मैं मेरे हिसाब से नीतियां बनाऊंगी। केंद्र की सरकार ममता दीदी को कह सकती है कि काम करो तुम अपनी वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपए कर दो, कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। यानी कि केंद्र की कार्यपालिका अपना काम करेगी, राज्य की अपना काम करेगी। अब इनके बीच में क्या संबंध? इनके बीच में क्या संबंध? क्या कोई ऐसा मामला है जब केंद्र राज्य को कोई निर्देश दे सकता है कि भाई ऐसे करो और ऐसे मत करो? तो 5-6 ही ऐसे मामले हैं जब निर्देश दिए जा सकते हैं, जब मोदी जी दीदी को निर्देश दे सकते हैं कि दीदी ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो संघ हमारे दोहरी है, संघ की कार्यपालिका अपनी है और राज्य की अपनी है, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी है जब केंद्र राज्य को क्या दे सकता है? निर्देश, डायरेक्शंस दे सकता है। सबसे पहले तो आर्टिकल 256 में दे रखा है कि संसद के किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र की सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है। ठीक है, संसद ने कानून बनाया और केंद्र को केंद्र निर्देश की पालना, मतलब केंद्र निर्देश दे सकता है राज्यों को कि इसके क्या करो साहब? पालना करो।
ठीक है। 256 में संसद के कानूनों के लिए, 257 में दो चीजें, दो तरह के निर्देश हैं। पहला निर्देश तो यह है कि भाई केंद्र राज्य को कह सकता है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का इस्तेमाल इसी तरीके से करो कि हमारे साथ टकराव ना हो, हमारे साथ किसी तरह का कोई टकराव नहीं होना चाहिए। और दूसरा है हमारी संपत्ति की रक्षा करो। रेलवे हमारा है, ऐसे नहीं लोग पटरियां उखाड़ के ले गए, केंद्र सरकार का कोई नहीं, अपने लोहे के भाव में बेच लो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसका क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे तो दोहरी है, दोनों अपने अपने काम करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में निर्देश दिए जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले संसद के कानूनों की पालना करवाने के लिए, उसके बाद में दूसरा तुम अपनी कार्यपालिका शक्तियां ऐसे करो, यूज करो, हमारे साथ टकराव ना हो और हमारी संपत्ति की रक्षा करो, ठीक है। इसके बाद में भाषाई आधार पर कोई अल्पसंख्यक है, भाषाई आधार पर क्या है, अल्पसंख्यक है, तो उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो उनकी मातृभाषा में करवाई जाए। इसके निर्देश केंद्र की सरकार राज्य की सरकार को दे सकती है, आर्टिकल 350A, ठीक है। केंद्र निर्देश दे सकता है किसको, कि भाषाई अल्पसंख्यकों की शिक्षा उनकी मातृभाषा में, ठीक है, करवाई जाए। उसके बाद में यह है कि कोई भाषाई रूप से अल्पसंख्यक समुदाय है किसी राज्य के अंदर, तो वो जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, किससे, राष्ट्रपति से। वो रिक्वेस्ट किससे करेंगे, राष्ट्रपति से, कि हमारा प्रशासन हमारी भाषा में चलाया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति अगर कन्विंस है तो वो ये करने के राज्य को आदेश दे सकता है। 347 क्या कर सकता है, 347 में ऐसा कह सकता है। लेकिन रिक्वेस्ट कौन करेगा, भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, आग्रह करेंगे, मान गया तो उनका प्रशासन उनकी भाषा में चलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एससी, देखो अब कौन सी योजना चलेगी कौन सी योजना नहीं चलेगी, ये कौन तय करेगा, राज्य की सरकार। कौन सी वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजनों के लिए सब कौन तय कर रहा है, सरकार। लेकिन और केंद्र की सरकार कह सकती है, एक काम करो तुम अपने यहाँ ये दिव्यांगजनों को 15,000 महीने पेंशन दे दो। तुम कौन होते भाई, हमारे पैसे हम दें या नहीं दे। लेकिन एससी एसटी के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम चलाने के लिए केंद्र की सरकार निर्देश दे सकती है। केंद्र की सरकार कह सकती है कि एससी एसटी के लिए स्कॉलरशिप योजना चलाओ, ठीक है। इस तरह के निर्देश कौन दे सकता है, केंद्र दे सकता है। इसके बाद में 5वीं और 6ठी अनुसूची के अंदर जो क्षेत्र दिए हुए हैं, 5th और 6th शेड्यूल में जो क्षेत्र दिए हुए हैं, उनके यहाँ विकास कार्य करवाने के लिए, उनके यहाँ कोई नियम बनाने के लिए निर्देश कौन दे सकता है, केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। अब ये निर्देश नहीं दे सकता केंद्र की सरकार की कलकत्ता के अंदर प्रशासन कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, लेकिन 5वीं अनुसूची के विषय पर दे सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के प्रशासनिक संबंधों में क्या है कि केंद्र कुछ मामलों में राज्यों को निर्देश दे सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। आर्टिकल 256 में तो संसद के कानूनों की पालना करवाने के लिए, ठीक है, संसद के कानूनों की पालना। 257 में हमारी संपत्ति का ध्यान रखो और अपनी शक्तियां ऐसे यूज करो कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो उसके बाद 350A अल्पसंख्यक भाषा वालों की मातृभाषा में शिक्षा करवाओ। 347 अल्पसंख्यक अगर रिक्वेस्ट करें किससे, राष्ट्रपति से, तो वो कह सकता है इनकी प्रशासन इनकी भाषा में चलाओ। उसके बाद में 339 एससी एसटी के लिए विशेष योजनाएं चलाने के लिए कहा जा सकता है। फिर 244 5वीं और 6ठी अनुसूची वाले जो क्षेत्र हैं, मतलब अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र, उनके लिए निर्देश दिए जा सकते हैं। उसके बाद में 311 ऑल इंडिया सर्विस के लिए भी निर्देश दिए जा सकते हैं। ऑल इंडिया सर्विस वालों सब कुछ किसके हाथ में, केंद्र की सरकार के हाथ में, ठीक है। इसके बाद में 275 है कि भाई राज्य अगर फाइनेंस मांग रहा है, वित्तीय सहायता मांग रहा है, अनुदान मांग रहा है किससे, केंद्र से, तो फिर वो निर्देश दे सकता है कि ये काम करो तो पैसे देंगे, ठीक है। 275 इसके बाद में आर्टिकल 352 356 और 360 राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। अगर ये लगा हुआ है तो भी केंद्र की सरकार राज्य को निर्देश दे सकती है, ठीक है। ये वो मामले हैं जिसमें केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, ठीक है। तो ये अपने मुख्य रूप से एक चीज बाकी इसमें, बाकी क्या हो गए हैं, प्रशासनिक संबंध, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ये हो गया केंद्र, ये कि भाई भाषाई आधार में बता दिया, प्राइमरी शिक्षा मातृभाषा में, भाषाई अल्पसंख्यक के आग्रह पर राष्ट्रपति उस प्रशासन, मतलब उनका प्रशासन उनके हिसाब से चल जाएगा। सेंट्रल स्टेट को एससी एसटी और ट्राइबल एरियाज के लिए निर्देश दे सकता है। ऑल इंडिया सर्विस वालों के लिए दे सकता है 311 में, और आपातकाल के समय दे सकता है। 275 में किसके लिए दे सकता है, फाइनेंस के लिए, किसके लिए, फाइनेंस के लिए निर्देश दे सकता है, ठीक है। अब देखो इसके बाद में है आर्टिकल 263 आर्टिकल 263 अगर दो राज्यों या 3-4 राज्यों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में आपस में विवाद को सुलझा लेना है। उसके लिए बनानी है अंतरराज्य परिषद, इंटरस्टेट काउंसिल। क्या बनानी है, इंटरस्टेट परिषद। और इसका गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये है तो संवैधानिक, कैसी है, संवैधानिक है, लेकिन अस्थायी। दो तरह के संवैधानिक आयोग होते हैं, स्थायी और अस्थायी। इलेक्शन कमीशन, कैग, ये सब क्या है, स्थायी है, इनका गठन करना नहीं पड़ता, एक बार हो गया तो हो गया। लेकिन ये जो है इनका क्या करना पड़ता है, गठन करना पड़ता है, जब जब जरूरत होती है तब तब बना दिया जाता है। कौन बनाएगा, राष्ट्रपति। अस्थायी संवैधानिक, इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। केंद्र की तरफ से 6 कैबिनेट मंत्री इसमें सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 6 कैबिनेट मंत्री। उसके बाद में कौन होता है, तो सारे राज्यों के सीएम, जिस यूटी में सीएम है वहां पे सीएम, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर, और प्रशासक है वहां पे प्रशासक, वो इसके अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। आज तक कुल 12 बार इसका गठन किया गया है, ठीक है, वो भी सरकार की सिफारिश के बाद में ही हुआ था, ठीक है। तो इंटरस्टेट काउंसिल, अंतरराज्य परिषद, ठीक है। तो ये हमारे किसको बढ़ावा देता है, सहकारी संघवाद को। इसके अलावा क्षेत्रीय परिषद बनी हुई है। क्या बनी हुई है, क्षेत्रीय परिषद, जोनल काउंसिल्स बनी हुई है। कितनी जोनल काउंसिल्स है, 6 जोनल काउंसिल्स है। कितनी है, 6, जिसमें 5 जो है वो तो कार्यकारी, 5 तो कैसी है, कार्यकारी, और एक वैधानिक है। एक क्या है, वैधानिक, स्टैट्यूटरी या सांविधिक जिसको हम कहते हैं। नॉर्थ ईस्ट वाली, कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट वाली, ये 1971 में एक्ट से बनाई गई थी। बाकी क्षेत्रीय परिषद देखो, ये तो अंतरराज्य परिषद तो संवैधानिक हो गई। उसके बाद में मान लो कि भाई नॉर्थ वालों का कोई विवाद है, साउथ वालों का कोई विवाद है, उसके लिए क्या बना दिया है, क्षेत्रीय परिषद। और छोटा मोटा विवाद है, प्रधानमंत्री को आने की जरूरत नहीं है, गृह मंत्री सट्टा देगा। कौन, गृह मंत्री। इनमें 5 में अध्यक्ष जो है वो कौन होता है, गृह मंत्री होता है, होम मिनिस्टर। कौन होगा, गृह मंत्री होगा। और उपाध्यक्ष कौन होगा, सीएम। रोटेशन से नंबर आता है, कौन होगा, सीएम होगा, रोटेशन से नंबर आता है। 5 कौन कौन सी है, तो सीधा सीधा देख लो भाई। नॉर्थ वाली हो गई,
साउथ वाली हो गई, ईस्ट वाली हो गई, वेस्ट वाली हो गई और सेंटर वाली हो गई। राजस्थान किसमें है बता दो, नॉर्थ वाली में। राजस्थान किसमें है, नॉर्थ वाले। यहाँ पे आ जाते हैं इधर, ठीक है, नॉर्थ वाली। जम्मू पंजाब अपने हरियाणा ये उत्तराखंड वाले से कौन सा हिमाचल, ठीक है, उधर वाले में अपन आते हैं, अपना हेडक्वार्टर लगता है नई दिल्ली, ठीक है। बाकी 5 तो सामान्य है और एक कैसी है, नॉर्थ ईस्ट वाली। हाँ, नॉर्थ ईस्ट वाली वैधानिक है, बाकी सब तो कार्यकारी है। संवैधानिक से इनका कोई लेना देना नहीं है। संवैधानिक तो क्या है, अंतरराज्यीय परिषद है, इंटरस्टेट काउंसिल है, ठीक है। ये 5 है, ध्यान रखना। कोई नॉर्मली क्या किसी भरोसा नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि पुंछ आयोग ने सिफारिश दी थी कि इसकी बैठक हर 3 महीने पे होनी चाहिए। तो ये हो गया भाई अपने कौन से संबंध, प्रशासनिक। तो पहले पढ़ लिया विधायी, अब क्या पढ़ लिया, प्रशासनिक। इसके बाद में पढ़ेंगे वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशन। अब फाइनेंशियल में सीधी सी बात है, पैसे टके की बात है। किसकी बात है, पैसे टके की। अब पैसे टके की बातों में क्या है, तो सीधी सीधी बात यह है कि भाई देखो, टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र के पास। टैक्स कौन लगाता है, किसी भी तरह का हो, अपने तो ड्यूटियां वूटियां ये सारी चीजें। अब जीएसटी के बाद में तो सारी टैक्स का मामला किसके पास है, केंद्र के पास है। लगाएगा तो कौन, केंद्र। टैक्स लगाने का काम केंद्र का। अपने कहीं में तो पांती आ जाता है, कहीं पे वसूली भी थोड़ी बहुत पांती आ जाती है, बाकी लगाने का काम सारा किसका है, केंद्र का, ठीक है। अब आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड और लोक निधि, ठीक है, संचित निधि और पब्लिक अकाउंट, और 267 में दे रखी है आकस्मिक निधि। इसमें कुछ नहीं है, 3 आर्टिकल है सीधे सीधे से कि 268, 269 और 270। 268 में देखो 3 चीजें होती हैं, एक होता है टैक्स लगाना, एक क्या होता है टैक्स लगाना, एक होता है उसको वसूलना और एक होता है उसका इस्तेमाल करना, ठीक है। जैसे मान लो आपके कोई घर किराए पे दे रखा हो, होता है कोई दुकान हो, तो अब आपके पेरेंट्स आपको कई बार कहते हैं जा किराया लेके, आप सिर्फ क्या कर सकते हो, लाके और उनको सुपुर्द कर सकते हो। कई बार ये होता है कि वो तेरा है, जाओ वसूलो और मौज भी करो, वैसी सिचुएशन यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब तक घरवाले जीवते हैं, सीधी सी बात है, तब तक किराया तो निर्धारित कौन करेंगे, वही करेंगे। हाँ, तो बस वो वैसी सी बात है। तो यहाँ पे 269 के अंदर लगाता कौन है, केंद्र लगाता है। सॉरी 268 लगाता कौन है, केंद्र। वसूलता कौन है, स्टेट। यूज भी कौन करता है, स्टेट करता है, ठीक है। 269 में लगाता कौन है, सेंटर। वसूलता कौन है, सेंटर। यूज करने के लिए किसको देता है, स्टेट को देता है, ठीक है। उसके बाद 269 में आईजीएसटी, आईएसटी वैसे तो इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। वो आपने देखा कि इन दोनों के बीच में व्यापार होगा तो उसका टैक्स कैसे आएगा और कैसे बांटा जाएगा। 270 में वसूलता कौन है, लगाता भी कौन है, सेंटर। दोनों यूज करते हैं, किसके कहने पर, वित्त आयोग के कहने पर। 268 में ध्यान रखना है, लगाता कौन है, सेंटर। वसूलता कौन है, स्टेट। यूज भी स्टेट, सीएसएस। पहले में क्या है, सीएसएस, दूसरे में सीसीएस, फिर सीसी और वित्त आयोग, सीसी और वित्त आयोग, ठीक है। 268, 269 और 270। 268 में सीएसएस, 269 में सीसीएस, 70 में सीसी और वित्त, सीसी और वित्त आयोग। वित्त आयोग कह देंगे, उत्तर बंटवारा कर लिया जाएगा। बीच में 269 ए आईजीएसटी, वैसे तो आईएसटी है, इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। इसके बाद में 271, 271 में है कि भाई सेस और सरचार्ज सिर्फ कौन लगा सकता है, केंद्र, और वसूल भी कौन सकता है, केंद्र। अब सेस और सरचार्ज 270 में दिए गए पे नहीं लगता है, 270 में दिए गए पे नहीं लगता है। किस पे लगता है, इन दोनों पे, 68, 69 वालों पर ही लगता है, बस ये ध्यान रखें, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 266 में क्या दे रखी है, संचित निधि और लोक निधि, संचित निधि और लोक निधि। 267 में आकस्मिक निधि, 267 में आकस्मिक निधि। 68 में सीएसएस, 269 में सीसीएस। भूल तो जाओगे नहीं, ऊपर क्या लिखा हुआ है, लगाना, वसूलना, इस्तेमाल करना, लगाना, वसूलना और इस्तेमाल करना। सीएसएस, सीसीएस, सीसी और वित्त आयोग। और 271 में क्या है, सेस और सरचार्ज कौन लगा सकता है, केंद्र। किस पर, 268 पर और 269 पर, हो गए हैं क्या। हाँ, सब पे नहीं लग सकता ना, हाँ, उसमें जीएसटी पे सब पे तो लगता है नहीं। 268 और 269 वालों के जो विषय ना, जैसे हाँ, जैसे 268 में स्टाम्प ड्यूटी हो गया, हाँ, उस पे सारे विषय थोड़ी है। जैसे 269 में रेलवे वाला हो गया, रेलवे की जो प्लेटफॉर्म टिकट है सर 260, अरे ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी, चलो ये देख लेंगे। बाकी इस पे सेस और सरचार्ज लगाने की पावर इसमें इन्हीं पे लग सकता है, बाकी जीएसटी में जैसे विषय आते हैं उन पे नहीं लगता है। चलो कोई नहीं है, दिलीप सर ने वैसे पढ़ाएगा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, आप ये ध्यान रखना 271 में क्या लगता है, सेस और सरचार्ज लगता है, ठीक है। इसके बाद में 270 ये हो गया। इसके बाद में सीधा 275, उसमें अपन ने देखा था केंद्र राज्यों को क्या दे सकता है, अनुदान दे सकता है। केंद्र राज्यों को क्या दे सकता है, अनुदान दे सकता है, ठीक है। और अनुदान की शर्तें वो खुद तय करता है। उसके बाद में 282 में क्या है, विवेकाधीन अनुदान। जैसे अभी किसको दे रहे हैं विवेकाधीन अनुदान, आंध्रा को। चंद्रबाबू नीतीश बाबू सरकार चला रहे, तो बाबुओं को राजी रखने के लिए क्या दिया जा रहा है, विवेकाधीन अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी विवेकाधीन अनुदान। 68 में तो सीएसएस, 69 में सीसीएस, 70 में सीसी और वित्त, 71 में सेस और सरचार्ज, ठीक है। उसके बाद में 75 में, उसके बाद में विवेकाधीन। ये तो सामान्य अनुदान है, इनकी शर्तें कौन तय करता है, केंद्र। ये विवेकाधीन है, अपने हिसाब से किसी को तो दे दिया, किसी को नहीं दिया। अब इसमें तो ये जो शर्तें पूरी कर रहा है ना, उन सबको दिया जाएगा। इसके बाद में 279 ए जीएसटी काउंसिल, पढ़ गया आपने उसमें जीएसटी काउंसिल। उसके बाद में क्या 280 में वित्त आयोग, 280 में क्या है, वित्त आयोग। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। कितने, 1+4 काम क्या है, टैक्स का बंटवारा, 270 वाले टैक्स का बंटवारा। अनुदान, राज्यों को कितना कितना अनुदान देना है, ये भी कौन बताएगा, वित्त आयोग। राष्ट्रपति कोई काम कहते तो मना नहीं कर सकता। अब इसके अंदर जो अध्यक्ष होगा वो तो सिंपल लिखा हुआ है, सार्वजनिक मामलों का जानकार। वो क्या होना चाहिए, सामान्य ज्ञान। बाकी जो 4 है उनके लिए कंडीशन है, बाकी 4 के लिए क्या है, कंडीशन। पहले तो मतलब 4, एक आर्थिक जानकार होना चाहिए, एक कानून का जानकार होना चाहिए, एक प्रशासनिक सेवा का जानकार होना चाहिए और एक सरकार की वित्तीय सेवाओं का जानकार होना चाहिए। आर्थिक, सामान्य आर्थिक अर्थशास्त्री हो कोई भी। उसके बाद में कोई विधि का जानकार, उसके बाद में सरकारी लेखा सेवा यानी सरकार की वित्त किसी सेवा में रहा हुआ मतलब उसका जानकार होना चाहिए, और एक होना चाहिए जो प्रशासनिक सेवा का जानकार होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपके वित्तीय संबंध।
हो गए तीनों प्रकार के अपने सेंटर स्टेट रिलेशन। एक बार वापस देख लो इसको, सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंटर स्टेट रिलेशन में सबसे पहले कौन से हैं? विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव, 245 से 255 तक। 45 में क्या है? क्षेत्राधिकार, संसद और राज्य विधान मंडल के, इनके अपवाद राष्ट्रपति और राज्यपाल। 246 में बंटवारा, 247 में न्यायालय, 248 में अवशिष्ट शक्तियां, 249, 250, 252, 253, चारों में केंद्र राज्य सूची पर कानून बना सकता है। इसमें राज्यसभा अनुमति देती है, कैसे? 2/3 उपस्थित और मतदान करने वालों से, और उसके बाद में 1 वर्ष के लिए संसद ऐसा कानून बना सकती है। आपातकाल प्लस 6 महीने तक। 2 या 2 से अधिक संधि हो रखी हो तो 253 अंतरराष्ट्रीय संधि के लिए, 251 छूट देता है, ऐसा किया जा सकता है। 254 संवर्ती सूची और 255 भूल चूक। इसके बाद में हाँ लेन देन माफ है। प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। अब 73 में तो संघ की कार्यपालिका शक्ति दे रखी है, 163 में इसके 162 हाँ इसके बाद में अगला हाँ इसके अंदर केंद्र कुछ मामलों में राज्य को निर्देश दे सकता है। राज्य को निर्देश कब कब दे सकता है? सबसे पहले 256 में क्या है? संसद के कानूनों की पालना करवाने के लिए, संसद के कानूनों की पालना। 257 में संपत्ति की रक्षा के लिए और टकराव नहीं हो। उसके बाद में 350 ए भाषा, भाषाई आधार पे अल्पसंख्यकों की प्राथमिक शिक्षा के लिए। 347 भाषाई अल्पसंख्यक राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करें तो राष्ट्रपति उसका प्रशासन उस भाषा में चलवा सकता है। एससी एसटी के लिए नीतियां बनाने के लिए। 339 244 एससी और एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज क्षेत्रों में विशेष कार्यक्रम के लिए। उसके बाद में ऑल इंडिया सर्विस के लिए। उसके बाद 275 में वित्त के निर्देशों के लिए। 352 356 और 360 तीनों प्रकार की इमरजेंसी में निर्देश दिए जा सकते हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल रिलेशन। फाइनेंशियल में 266 में तो संचित निधि और लोक लेखा निधि, पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड। 267 में आकस्मिक निधि। 268 269 270 सीएसएस सीसीएस सीसी फाइनेंस कमीशन, ठीक है। और 271 सेस और सरचार्ज कौन लगा सकता है? केंद्र लगा सकता है। कौन लगा सकता है? केंद्र लगा सकता है। 275 में वित्तीय निर्देश। 280 इसमें वो विवेकाधीन अनुदान। 279 ए में जीएसटी काउंसिल और 280 में वित्त आयोग। वित्त आयोग कौन बनाता है? हाँ और अभी 16वां चल रहा है अरविंद पनगड़िया, उससे पहले एनके सिंह। 41 प्लस 1 बड़ा उन्होंने कहा था। अब इसके बाद में 4 खुद एक अध्यक्ष तो सार्वजनिक मामलों का जानकार और बाकी जो 4 है वो 4 में आर्थिक, विधेयक, सरकारी लेखा और लोक प्रशासन मतलब पब्लिक, ठीक है। हो गए वित्तीय संबंध। अब वित्तीय संबंधों में बहुत सारे विवाद होते हैं। वित्तीय संबंधों में क्या होते हैं? बहुत सारे विवाद होते हैं। अब उन विवादों के समाधान के लिए 3 अलग अलग आयोग हमें पढ़ने होते हैं। फर्स्ट एआरसी, उसके बाद में सरकारिया और पूंजी आयोग, ठीक है। 3 हमें आयोग पढ़ने होते हैं। अब ये जो 3 आयोग हैं ये ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर्स हैं। इन ऑलमोस्ट क्या है? सिमिलर्स हैं। अब इन आयोगों की कुछ बातें अपन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट एआरसी कब? 1966। अध्यक्ष कौन? मोरारजी देसाई। बीच में छोड़ दिया, वित्त मंत्री बन गए थे, फिर क्या? के हनुमंतैया। उसके बाद में सरकारिया 1983 में बने। 1987 में सिफारिशें, कितनी सिफारिशें थी? 247। तो देख लो कितनी याद होगी कितनी नहीं होगी। उसके बाद में पुंछी, तो पुंछी आयोग 2007 में 2009 में सिफारिशें। मदन मोहन पुंछी, अरे मालवीय पुंछी, इनका नाम क्या था? मदन मोहन पुंछी, तो मालवीय, ठीक है। अब देखो विवाद के कुछ एक कॉमन से मुद्दे, विवाद के क्या कुछ एक कॉमन से मुद्दे, जैसे राज्यपाल को लेकर विवाद होता है, ठीक है। उसकी नियुक्ति को लेकर विवाद है कि सरकारें बदलती है, अपने हिसाब से नियुक्ति होती है। उसके हटाने को लेकर विवाद होता है, उसके काम को लेकर होता है, उसके विधेयक जो उसके पास जाता है एंटी पार्टी का होता है तो फिर वो नाटक करता है। राष्ट्रपति शासन लगाने में उसकी भूमिका, और चुनाव में जब किसी को बहुमत नहीं मिलता है तब उसकी भूमिका थोड़ी जटिल सी हो जाती है। लगभग इन सबकी सिफारिशें क्या है? एक जैसी सी, संवर्ती सूची पे, इंटरस्टेट काउंसिल पे और पैरामिलिट्री फोर्स। इसके बाद में एक और है जो अभी न्यूज़ में चल रहा था, रॉयल्टी को लेकर, ठीक है, रॉयल्टी को लेकर के। इसमें भी जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, इस पर हम बात करेंगे। 2-3 महीने हुए। अब देखो सबसे पहले तो कॉमन सी सिफारिश है, राज्यपाल को लेकर के सबने कुछ चीजें कॉमन कही है। बाहर का, राज्य के बाहर का हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, सक्रिय राजनीति से दूर हो, और दूर नहीं हो तो थोड़े दिन उसको कूलिंग पीरियड में रखा जाए, उसके बाद में उसकी नियुक्ति की जाए। अल्पसंख्यकों को इसमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। और किसी ने तो कह दिया वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा अध्यक्ष और सीएम से भी कंसल्ट कर लो। अब देखो सरकारिया में तो सारी सिफारिशें लग जाएगी क्योंकि 247 दी है उसके बाद में कुछ बचने की संभावना बची नहीं है, तो तीनों की क्या लगभग कॉमन सी। उसके बाद में हटाने के लिए कहा गया है कि तब हटाया जाए जब लगे कि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है, और इसके लिए पुंछी ने तो क्या कह दिया? महाभियोग की प्रक्रिया होनी चाहिए, ठीक है। और 5 साल से पहले नहीं हटाना, और संसद की अनुमोदन के बाद ही हटाना चाहिए। इसके बाद में काम, तो इसको इस चीज का एहसास होना चाहिए कि काम करने के लिए मुख्यमंत्री है। मैं सिर्फ और सिर्फ किसकी सलाह से काम करूंगा? मुख्यमंत्री की सलाह से काम, मतलब मंत्रिपरिषद जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है उनकी सलाह से ही काम करूंगा। ये जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं ये मुझ में निहित जरूर है लेकिन मेरी नहीं है। इस चीज का इसको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में विधेयक अगर आए तो 4 महीने में, कितने में? 4 महीने में इसको डिसीजन ज्यादा से ज्यादा ले लेना चाहिए। सरकारिया ने कहा, पुंछी ने कहा 6 महीने में लेना चाहिए। कितने में? 6 महीने में। राष्ट्रपति के पास भेज रहे हो तो राष्ट्रपति को 2 महीने में निर्णय लेके वापस बता देना चाहिए कि हाँ कर रहा है या ना कर रहा है। उसके बाद में अध्यादेश पर निर्णय 15 दिन के अंदर लेना चाहिए। होता है ना, साइन कर रहा है 15 दिन में कहते नहीं तो अगला सत्र आ जाएगा तब तक, ठीक है। उसके बाद में राष्ट्रपति शासन तभी लगाया जाना चाहिए जब लगे कि अब कोई संभावना बची नहीं है। बच्चे को पता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, तो तभी क्या लगनी चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगने चाहिए जिसके स्पष्ट और तथ्यात्मक प्रमाण सामान्य जन को भी बताओ कि ये गवर्नमेंट अब बिक गई है, इस गवर्नमेंट में कुछ बचा नहीं है, तभी राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद में इनकी भूमिका देखो, विवेकाधीन शक्ति हमारे राष्ट्रपति के पास भी और राज्यपाल के पास भी एक ही है। क्या है? जब चुनाव में किसी को बहुमत नहीं मिला या लोकसभा भंग हो रही है या लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, तब उसकी स्थिति कैसी है? इसका मतलब तुमने ये ढंग से पढ़ा नहीं है,
नहीं, जिस हिसाब से रिस्पांस पहले आ रहा था ना और अब आ रहा है उसमें फर्क पता चल रहा है कि सरकारी या कुंची में मामला ये तो यूं लगा कि ये तो पढ़ने की चीज है नहीं है। हाँ, एक बार ही पढ़ा है। अच्छा, बाकी ज्यादा बार पढ़ा दिया। हाँ, अच्छा, एक बार ही पढ़ना ऐसा बोला था मैंने, मुझे दूर गई मैंने भाई, मैंने जब एक बार ही पढ़ना है। चलो, तो अरे कुछ नहीं, राज्यपाल को लेके बात है। राज्यपाल को लेकर सबसे पहले तो क्या, उसकी नियुक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, राज्य के बाहर का व्यक्ति हो, सक्रिय राजनीति में नहीं हो और हो तो भी कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद बनाया जाना चाहिए। हटाना कैसे, ठोस आधार, महाभियोग कर दो, संसद से पूछ लो और राष्ट्रपति मतलब राज्यपाल को समझा दो ये काम उसका नहीं है, उसका काम है मंत्री परिषद की सलाह मानने का। ठीक है, उसके बाद में इसको सरकारियों ने तो कहा 4 महीने, कुंच ने कहा 6 महीने, अध्यादेश पे 15 दिन और राष्ट्रपति 2 महीने के अंदर अंदर बिल पर निर्णय लेना ही चाहिए। ठीक है, इसके बाद में क्या है कि चुनाव कि इसकी भूमिका किसमें इंपॉर्टेंट होती है, चुनाव। देखो, राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियां अगर आए या कहीं भी ऐसा है ना, तो इनकी विवेकाधीन शक्ति कब काम करती है, चुनाव। और चुनाव में भी कब, जब किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला हो, ठीक है, या फिर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया सदन में, सरकार गिर चुकी है, अब लोकसभा को भंग करना है या किसी और को मौका देना है, ये कौन तय करेगा, राष्ट्रपति। क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव होने का मतलब है मंत्री परिषद इस्तीफा हो गया। अब मंत्री परिषद ही नहीं है प्रॉपर, तो राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अब सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है तो फिर वो अपने विवेक से काम करता है। अब देखो, चुनाव सबसे पहले तो इसे प्रेफरेंस देनी है चुनाव पूर्व के गठबंधन को। जैसे इस बार हुआ, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, तो एनडीए पहले से हो रखा था गठबंधन और उसके हिसाब से देखा गया और उनको मौका दे दिया। अब मान लो नीतीश बाबू, चंद्र बाबू रूस जाते, बाबू रूस सकते हैं, तो अगर वो रूस जाते तो फिर किसे मौका मिलता, बीजेपी को, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, किसे मौका मिलता, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को मौका मिलता। और अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपना बहुमत साबित नहीं कर सकती, जैसा 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को मौका मिला था, 13 दिन की सरकार चलाई थी ना, वो इसी वजह से चलाई थी क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो थे लेकिन बाकी कोई समर्थन करने के लिए तैयार नहीं था, मौका दिया, सरकार नहीं बना पाई, तो फिर कहा कि चुनाव के बाद में तुम में से कोई गठबंधन करना चाहे तो कर लो। चुनाव के बाद में कोई गठबंधन हो रहा है तो क्या कर लो, सरकार बना लो। चुनाव पश्चात गठबंधन, आफ्टर इलेक्शन, और इसमें भी दो कंडीशन हो सकती है। चुनाव पश्चात सारे आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप अभी देखो जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव साथ में लड़ा था, जीत गए, उमर अब्दुल्ला सीएम बन गए, लेकिन कांग्रेस का एक भी मंत्री नहीं है। कांग्रेस वहां ऐसी स्थिति में है कि वो गठबंधन में तो है लेकिन सरकार में नहीं है। बाहर से क्या दे रही है, समर्थन दे रही है कि अगर किसी दिन विश्वास प्रस्ताव आता है, उमर अब्दुल्ला की सरकार गिरने की स्थिति में आएगी तो उनको कौन बचाएगा, कांग्रेस। लेकिन कांग्रेस सरकार में शामिल नहीं है, बाहर से क्या दे रही है, समर्थन दे रही है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन हो, चुनाव पूर्व का गठबंधन, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, चुनाव बाद में गठबंधन या बाहर से समर्थन दे रहे हैं, इस कंडीशन। ठीक है, इसके बाद में समवर्ती सूची। अब समवर्ती सूची के लिए कहा गया है कि पहल किसकी होनी चाहिए, राज्य की। पहल किसकी होनी चाहिए, राज्य की। केंद्र को समवर्ती सूची पर कानून बनाने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनको तभी कंकरेंट लिस्ट पर कानून बनाना चाहिए सेंटर को जब पूरे देश में एक समान कानून की आवश्यकता हो, एक रूपता की जरूरत पड़े तो ही क्या बनाना है, कानून बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना चाहिए। उसके बाद में अंतरराज्य परिषद का गठन करना चाहिए। जोनल परिषदें भी बताई थी, इनकी लगातार बैठकें होनी चाहिए। राज्यों के अंदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, केंद्र की सरकार बीएसएफ वगैरह को भेजती है, बीएसएफ राज्य से पूछ के नहीं आती, वो सीधी भेज दी जाती है। ठीक है, जैसे पश्चिम बंगाल में विवाद चल रहा है जबरदस्त तरीके से इसका, तो ध्यान रखना तीनों जो कमीशन है उन्होंने एक ही बात बोली है कि जानी चाहिए मतलब जानी चाहिए, इसमें राज्य की कोई मर्जी नहीं चलेगी। अर्धसैनिक बलों को कभी भी राज्यों के अंदर डिप्लॉय किया जा सकता है राज्यों की मर्जी के बिना, और ये स्थिति यथावत रहनी चाहिए। आर्टिकल 257A है ये 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। इतनी डिटेल की जरूरत नहीं है, बट ध्यान रखना इस तरीके की बात। इसके बाद में कुंची ने तो कहा था कि मुख्यमंत्रियों की एक एम्पावर्ड कमेटी बननी चाहिए। सीएम की क्या बननी चाहिए, एम्पावर्ड कमेटी, जैसे वित्त मंत्रियों की बनी हुई है। अब तो वित्त मंत्रियों की भी नहीं है, पहले हुआ करती थी, मतलब अब तो वो जीएसटी काउंसिल में आने लगे हैं तो वहीं बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक मुद्दा है रॉयल्टी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया है 8-1 से कि रॉयल्टी कौन लगाएगा। पहले केंद्र लगा सकता था, अब कह दिया राज्य रॉयल्टी लगाएंगे, क्योंकि 1987 के केस में सुप्रीम कोर्ट में इसमें बड़ी हास्यास्पद घटना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला 2 बार पलटा, और ये क्या पलटा कि टाइपोग्राफिकल एरर हो गया था। हम फैसला कुछ और दे रहे थे, टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिया, 4 साल बाद का नहीं, वो तो टाइपिंग की एरर थी, कहानी में कभी बेंच वाले में सुनाऊंगा। ठीक है, ऐसे करके मना किया, तो रॉयल्टी वाला जो फैसला है ना उसमें, तो रॉयल्टी अब कौन लगा सकता है, और रॉयल्टी टैक्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया, रॉयल्टी टैक्स नहीं है, इसीलिए ये अधिकार किसको दे दिया, राज्यों को, कि राज्य रॉयल्टी लगा सकते हैं। ये मेंस में का क्वेश्चन बनता है कि इससे अब क्या क्या संभावना खुलेगी, केंद्र राज्य संबंध नई दिशा में जाएंगे। अब रॉयल्टी खूब आती है, आप देख लो जितनी माइंस और ये सब है, ये सब क्या है, रॉयल्टी है। ठीक है, ये सारी चीजें किसकी है, रॉयल्टी की है। अब पीपीटी पूरी लगेगा। हाँ, टैक्सेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल अल्कोहल। ठीक है, इस केस के अंदर ये फैसला है रॉयल्टी वाला, मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस लाला प्रसाद वैश्य। हाँ ललता, हाँ ठीक है, इस केस में बड़ा सा नाम है, ध्यान रख जाए तो। ठीक है, 9 जजों की बेंच बैठी थी, कितनी, 9, 8-1 से फैसला आया। अब एक कौन डिसेंट में रहा होगा, कौन वो, मैंने कई बार बताया कि एक की आदत बन चुकी है हर केस में डिसेंट, बीवी नागरत्ना, मैंने बताया है, कोई फैसला देख लो पिछले 1 साल में, वो सब में किसमें, डिसेंट में, एकदम अपोजिट में रहती है। तो इस केस में रॉयल्टी को क्या कह दिया गया, रॉयल्टी टैक्स नहीं है, और पुंची कमीशन ने कहा था कि रॉयल्टी का निर्धारण केंद्र को हर 3 वर्ष में करना चाहिए। अब वो सिफारिश रद्द, मतलब खत्म हो गई, कोई मतलब नहीं है, ये पूरे हो गए सेंटर स्टेट रिलेशन। इमरजेंसी पढ़ा तो, क्योंकि इमरजेंसी डायरेक्टली तो सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस साल इमरजेंसी खूब ही हुआ है, तो संभावना रहती है, क्योंकि संविधान हत्या दिवस क्या बना दिया गया है, संविधान हत्या दिवस कब है, 25 जून। 25 जून को क्या मनाया जाएगा साहब, संविधान नहीं, राष्ट्रपति खुद सीधा, वैसे बाद में अनुमति लेनी होती है, इंस्टेंटली आप एक्सेप्शनल ग्रांट के नाम से आकस्मिक निधि से पैसे निकाल सकते हो।
सर सुबह से क्लास रखें, अब मेरे तो देखो आज हो जाएगी, बाकी तुम जानो। ये सब प्रश्न अभी नहीं, प्लीज बाद में पूछना। चलो अब देखो अगला कौन सा है, इमरजेंसी, आपातकाल। सेंटर स्टेट रिलेशन पूरे, ठीक है, उसमें अपने तीनों आयोग भी देख लिए। अब अपन क्या देखेंगे भाई, इमरजेंसी। इमरजेंसी सीधी सरल भाषा में कहें तो इमरजेंसी का अर्थ क्या है, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें बिना संविधान संशोधन के भारत की शासन व्यवस्था किससे, फेडरल से यूनियन में बदल जाती है, ठीक है, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंडियन गवर्नेंस सिस्टम चेंजेस फ्रॉम फेडरल टू यूनियन, ठीक है, इसको बोलते हैं आपातकाल। अब भारत में 3 तरह के आपातकालों को परिभाषित किया गया है। आर्टिकल 352 में है आपात की उद्घोषणा, जिसे हम राष्ट्रीय आपातकाल भी कहते हैं, नेशनल इमरजेंसी। 356 में है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, इसको कहा जाता है संवैधानिक विफलता, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी या फिर राज्य में आपातकाल। और उसके बाद में है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ेंगे अपन राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 कौन लगा सकता है, राष्ट्रपति। आपात की उद्घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। कितने कारण है, 3 कारण है। युद्ध, अरे रुको, ये क्या मतलब है भैया, ऐसे तो आधे घंटे में रिवीजन करता हूं, 2 घंटे में 4 बजे फ्री हो जाओगे तुम पॉलिटी करके। अरे कई बैठे हैं तो कि भाई वैसे धीरे धीरे पढ़ाओ थोड़ा, नहीं याद है, चलने दे पक्का, 2 मिनट्स में धीरे धीरे। आर्टिकल 3, रुक जाओ, आर्टिकल 3 7 ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा कौन कर सकता है, कितने कारण, कौन कौन से, तो आपको फायदा थी। हाँ, युद्ध है, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। इससे पहले कौन सा शब्द था, हाँ, आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो भाई इसको लेके कुछ संविधान संशोधन। सबसे पहले तो 38वां संविधान संशोधन कि राष्ट्रपति ने यदि आपातकाल लगा दिया तो उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है। इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन। अब 42वीं की भी 2-4 बातें बताऊंगा आज मैं आपको कि इससे 40 आर्टिकल्स प्रभावित हुए थे। कितने आर्टिकल, 40 आर्टिकल, 2 नए भाग जोड़े गए थे, 14 नए आर्टिकल जोड़े गए थे, ठीक है, क्योंकि अभी न्यूज में चल रहा है ना तो थोड़ी इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। हाँ, अब देखो, अब बोलो देखिए ठीक है, तो हिसाब से मैंने पढ़ाया तो मेरे को भी पता है। चलो, तो 42वें संविधान संशोधन से क्या है कि क्षेत्र विशेष में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। उसके बाद में 44वां संविधान संशोधन। अब इसमें कहा गया कि लगाएगा तो कौन, राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंत्रिमंडल की लिखित, मंत्री परिषद नहीं है, मंत्रिमंडल है, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। और राष्ट्रपति ये सुनिश्चित करेगा, ये भी राष्ट्रपति कौन सी पावर है, डिस्क्रिशनरी, जो देखेगा सबके साइन है या नहीं है। वो सिर्फ ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने कह दिया और उसने मान लिया, ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है, ध्यान रखना, क्या कि सबने साइन किए हैं या नहीं किए, ये चेक कर सकता है, बहुत पावरफुल शक्ति, ठीक है। राष्ट्रपति लिखित सलाह, किसकी, मंत्री लिखित सलाह पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा जिस दिन राष्ट्रपति ने करती, मान लो आज तारीख है 17 जनवरी को अगर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो 17 फरवरी से पहले 1 महीने के अंदर संसद से इसका क्या होना चाहिए, अप्रूवल होना चाहिए। कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत। कौन से विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में 2 चीजें, पहले तो कुल का 50% प्लस 1 और उपस्थित और मतदान करने वाले, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, ठीक है। ये कंडीशन फुलफिल होगी और किससे, दोनों सदनों से, लोकसभा से भी और राज्यसभा से। लेकिन मान लो राज्यसभा तो है, वो तो रहेगी, लोकसभा नहीं है, तो राज्यसभा अनुमोदन कर सकती है। और लोकसभा कब करेगी, जिस दिन उसकी पहली बैठक होगी उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है, 30 दिन के अंदर अनुमोदन कर सकती है, ठीक है। संसद 1 महीने में विशेष बहुमत से अनुमोदन करेगा, ठीक है। अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा अनुमोदन कर सकती है। लोकसभा पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अनुमोदन करना पड़ेगा। अब ये आज 17 तारीख को लगा दी इमरजेंसी, तो ये कितने दिन तक रह सकती है, 6 महीने तक। कब तक, 6 महीने तक। 6 महीने से ज्यादा रखनी है तो फिर से अनुमोदन करवाना पड़ेगा, ठीक है। सेम प्रोसीजर अनुमोदन वाला होगा। और 44वें से पहले क्या था, 17 जनवरी को लगा दी, 2 महीने के अंदर साधारण बहुमत से अनुमोदन करवाओ और भूल जाओ, लगा दी जो लगा दी, अनिश्चित काल तक के लिए लगी रह सकती थी। अब ऐसा नहीं है, अब कितना, 6 महीने तक, ठीक है। तो ये हुई इमरजेंसी। इसके बाद में हटेगी कैसे, जिस दिन राष्ट्रपति की चर्चा है उस दिन वो आपात की उद्घोषणा को वापस ले सकता है, ठीक है, कि मैं तो जो घोषणा करी थी उसे वापस लेता हूं। या फिर संसद से अगर अनुमोदन नहीं हो, आज 17 जनवरी को इमरजेंसी लगा दी लेकिन 17 फरवरी तक अनुमोदन नहीं हुआ तो अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। और आज कर दिया, मान लो 6 महीने जून वाला अनुमोदन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर संसद से अनुमोदन नहीं होगा तो स्वतः समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में लोकसभा जिस दिन चाहे उस दिन साधारण बहुमत से इसे क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है। साधारण बहुमत क्या है, जितने आए हैं उनका 50% प्लस 1 आए हैं, ठीक है, वो कर सकते हैं। और कितने आने जरूरी है, कितने आने जरूरी है, अरे 1/3 कोरम, आर्टिकल 100 पढ़ाएगा। कोरम का मतलब ये है कम से कम इतने तो आने चाहिए, 1/3, ठीक है। तो साधारण बहुमत से। और मान लो लोकसभा सत्र में नहीं है तो क्या करेंगे, 1/10 सदस्य, लोकसभा के 1/10 सदस्य राष्ट्रपति से आग्रह कर सकते हैं, राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि साहब क्या बुलाओ, लोकसभा का सत्र बुलाओ और फिर लोकसभा का सत्र बुला करके साधारण बहुमत से समाप्त की जा सकती है। तो इस तरीके से आपातकाल लग सकता है और हट सकता है। तो आर्टिकल 352 आपात की उद्घोषणा कौन करेगा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, राष्ट्रपति। कितने कारण, कौन कौन से, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। उससे पहले कौन सा शब्द था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसकी जगह अब आया आर्म्ड रिबेलियन। 38वां संविधान संशोधन, न्यायालय में चुनौती, लेकिन अब इसे खारिज कर दिया गया है। 44वें संविधान
42वां क्या कहता है? क्षेत्र विशेष में भी आपातकाल लगाया जा सकता है। 44वें में कहा कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाएगा लेकिन मंत्रिमंडल की, कैबिनेट की लिखित सलाह पर, और राष्ट्रपति चेक करेगा, ये इसकी विवेकाधीन शक्ति है। चेक कर लिया, उसके बाद में कब तक रहेगा? पहले 1 महीने के अंदर अंदर संसद से विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से अप्रूवल होना चाहिए। अब अप्रूवल हो गया, लोग राज्यसभा कर देगी अगर लोकसभा नहीं है तो, और लोकसभा आकर के पहली बैठक से 30 दिन के अंदर अंदर ऐसा कर देगी। उसके बाद में दूसरा 6 महीने, कब तक? 6 महीने में सेम प्रोसीजर से। हटेगा कैसे? राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, अनुमोदन नहीं हो तो हट जाएगी। लोकसभा साधारण से कभी भी हटा सकती है, लोकसभा नहीं है तो 1/10 सदस्य रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद में है इसके प्रभाव। इसके प्रभाव किसके ऊपर? तो केंद्र राज्य संबंधों पर और मौलिक अधिकारों पर। दो पर ही पढ़ते हैं। अब केंद्र और राज्य के कितने संबंध है? 3, कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय। ठीक है, 3 तरह के। तो कार्यपालिका के तो सीधे सीधे कि केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। अब ये भी पढ़े किन किन मामलों में केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है। 256 संसद के कानूनों की पालना करवाने के लिए, 257 संपत्ति की रक्षा और टकराव को रोकने के लिए, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए 2 मातृभाषा में शिक्षा और प्रशासन चलाने में, SC/ST के लिए योजनाओं में, विशेष शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज के लिए, ऑल इंडिया सर्विस के लिए, अनुदान देने के लिए, और 3 प्रकार की इमरजेंसी। ठीक है, तो ये इमरजेंसी में निर्देश दिए जा सकते हैं। विधायी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्टिकल 250 केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बना दिया तो कब तक? आपातकाल प्लस 6 महीने तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति इस समय राज्य सूची पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अगर क्षेत्र विशेष में आपातकाल लगाया है और राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाते हैं तो पूरे देश पर लागू करवाया जा सकता है। क्या करना? मान लो पंजाब में राष्ट्रपति शासन लग गया, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, आर्टिकल 352, और वो कानून बना दे किसके नाम पे? पंजाब, लेकिन वो किस पे लागू हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन, ऐसी व्यवस्था कर रखी। अब इस केस में अगर लोकसभा का सत्र मतलब समाप्त हो रहा है, सत्र तो क्या, तो लोकसभा भंग हो रही है, कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो क्या कर सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष। लेकिन जिस दिन आपातकाल खत्म होगा उसके बाद में 6 महीने तक ही वो रह सकता है। इसको एक बार देख लेते हैं कि मान लो मई 2024 में चुनाव थे, मई 2024 में चुनाव थे, जून 2024 में कार्यकाल पूरा होने वाला था, कार्यकाल पूरा होने वाला था। अब मान लो ऐसा हो जाता कि मई में लगा रहे छोटे बड़ों आएंगे चुनाव, अपने तो क्या लगा दो? आपातकाल। आपातकाल लगा करके कार्यकाल खत्म हो रहा है तो कार्यकाल एक बार में कितना? 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, जून 2025 तक बढ़ा दिया। कब तक बढ़ा दिया? जून 2025। जून 2025 आने लगा, बढ़ा दो, फिर बना दिया कितना? जून 2026। लेकिन अब स्थितियां गड़बड़ाने लगी और अगस्त 2025 में क्या खत्म करना पड़ गया? आपातकाल खत्म करना पड़ गया। आपातकाल खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव करवाए जाने की स्थिति है, तभी चुनाव नहीं हो सकते, इसी बहाने से बढ़ता है। ठीक है, हो गया खत्म। अब कार्यकाल तो कब तक है? मोदी जी प्रधानमंत्री जून 2026 तक रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगस्त के बाद 6 महीने, अगस्त के बाद कितना? 6 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। मान लो 1 अगस्त को तो 31 जनवरी तक खत्म, 1 फरवरी तक ही, मतलब 31 तक ही रह सकता है, 1 फरवरी को नहीं रह सकता। चुनाव होने ही पड़ेंगे, नहीं हुए तो लोकसभा भंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। और ऐसा का ऐसा किसके साथ किया जा सकता है? राज्य की विधानसभाओं के साथ। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में भी ये सेम नियम लागू होता है, उनके साथ ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो विधायी केंद्र राज्य के विषय पर कानून बना सकता है, आपातकाल पर 6 महीने लागू रहेंगे, ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, विशेष क्षेत्र में लगा हुआ और पूरे देश में कानून लागू करवा दिया, कार्यकाल 1 साल, एक बार में 1 साल बढ़ाया जा सकता है। ऐसे करते करते कितना भी इसमें कितना, किसने कर दी लिमिट? कितना भी है वो राष्ट्रपति शासन बोल रहे हो तुम, 356 वाला, 1-1 वर्ष करके कितना, जितनी हिम्मत है उतनी बढ़ाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में वित्तीय में क्या होगा? तो केंद्र के जो टैक्स कौन से वाले, जो राज्य के साथ बांटे जा रहे हैं, राज्य को दिए जा रहे हैं, जैसे अपन ने 10वां चैप्टर पढ़ा था, प्राप्तियां, प्राप्तियों में राज्य को जो कर प्राप्त हो रहे थे सबसे ज्यादा है खुद के, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे ग्रांट, तीसरे पे, चौथे पे नॉन टैक्स, और जो स्वयं के प्राप्त हो रहे थे उसमें 4, स्टेट जीएसटी, स्टेट सेल्स, एक्साइज और व्हीकल पे कितना? 28, और स्वयं वाले टैक्स में टोटल राजस्व में 6। बहुत बढ़िया। तो जो केंद्र से कर आ रहा है ना उसमें क्या हो जाएगी? कटौती। और वो कटौती आज कर दी, मान लो वो कटौती क्या कर दी? कल आपातकाल खत्म कर दिया, लेकिन वो पूरे वित्तीय वर्ष में लागू रहेगा। ठीक है, एक बार अगर कटौती कर दी तो वो भले आपातकाल अगले दिन हटा दो, लेकिन कब तक लागू रहेगी? पूरे फाइनेंशियल ईयर में लागू रहेगी। ठीक है, वित्तीय में, केंद्रीय करों में और अनुदान में कटौती की जा सकती है, और ऐसी कटौती पूरे वित्त वर्ष में रहेगी। ठीक है, और इसके बाद में मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। तो मौलिक अधिकारों पर 2 तरीके से कल भी बात की थी, 358 और 359। 358 कहता है आर्टिकल 19 स्वतः सस्पेंड हो जाएगा अगर इमरजेंसी लग गई तो, लेकिन कौन सा? 44वां संविधान संशोधन, ये क्या कहता है? हाँ, सशस्त्र विद्रोह के कारण है तो किसी भी स्थिति में सस्पेंड नहीं होगा। 359 क्या कहता है? हाँ, कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है? सस्पेंड कर सकता है सारे के सारे मौलिक अधिकार, लेकिन 44वां संविधान क्या कह रहा है? 20 और 21 को सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है, और सस्पेंड करने की शक्ति कहां से ली? जर्मनी से। कहां से ली है? जर्मनी से। लगाने की भी जर्मनी से। कौन लगाएगा? केंद्र। आज तक कितनी बार लगाए? 3 बार। हटा कितनी बार है? 2 बार। एक बार लगा के भूल गए। 62 में लगाया, युद्ध हुआ, चाइना से क्या हुआ था, और 65 में फिर किसी ने कहा पाकिस्तान से वापस। हालांकि आज तक भारत ने एक भी युद्ध नहीं लड़ा है, सारे के सारे हम पे क्या हुए हैं? भाई है। तो 1962 में लगाया, 65 में कहा कि वापस लगाओ इमरजेंसी, तो पहले वाला हटाना भूल गए थे, तो लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो 65 वाला लगा के कब हटाया? 67 में।
फिर 71 में हमने दुनिया को बधाई दी, क्या हुआ है, बांग्लादेश हुआ है, ठीक है। अब बांग्लादेश हुआ है तो फिर किसकी जरूरत पड़ी, इमरजेंसी की। अब इमरजेंसी जरूरत पड़ी, फिर इंदिरा गांधी जब 75 में दोबारा लगा रही तो किसी ने कहा मैडम होने वाला हटाया ही नहीं है, कोई नहीं। अब आंतरिक आपातकाल, क्या लगे, वो बाह्य आपातकाल था, अब लगा देंगे आंतरिक आपातकाल। तो 71 और फिर 25 जून 1975 लगा, और ये हटा कब, 21 मार्च 1977 को, इसलिए 25 जून को हत्या दिवस, ठीक है। तो ये हो गया भाई आपके राष्ट्रीय आपातकाल और उसके प्रभाव वापस बता दो पर, केंद्र राज्य संबंधों पर और मौलिक अधिकारों पर। केंद्र राज्य संबंधों पर सबसे पहले कार्यपालिका प्रशासनिक पे क्या है, वो निर्देश दे सकते हैं। उसके बाद में विधायी संबंधों में, विधायी में क्या है, तो केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। ऐसे कानून आपातकाल प्लस 6 महीने तक लागू रहेंगे। उसके बाद में ये कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, 1 साल, एक बार में 1 साल, ऐसा राज्य के साथ भी किया जा सकता है। लेकिन आपातकाल खत्म होने के बाद कब तक, 6 महीने तक अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। वित्तीय में क्या है, केंद्र जो पैसा दे रहा है उसमें कटौती कर सकता है और वो पूरे वित्त वर्ष में लागू रहेगी, ठीक है। और ये हो गया। अब देखो इसके बाद में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। अब बात यह है कि राज्य किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र की। जैसे तुम किसकी जिम्मेदारी हो, अरे अपने घर वालों की। किसकी जिम्मेदारी हो, अपने घर वालों की। और जैसे वो तुम्हें हर खतरे से बचा के रखते हैं, आंतरिक और बाह्य रूप से। सब खतरों से बचाते हैं, नहीं बचाते, आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से। आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं और बाहर से अगर कोई खतरा आ रहा है तो आपका मोबाइल भी छीन लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बचाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। वैसे के वैसे राज्य जो है किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र की। किसकी जिम्मेदारी है, केंद्र की। तो केंद्र राज्यों को बचा के रखने का प्रयास करते हैं। ये बात लिख रखी है 355 में, आर्टिकल 355। केंद्र की जिम्मेदारी है राज्य। अब किसी के पास कोई जिम्मेदारी है तो उसको ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं अधिकार। क्या मिल जाते हैं, अधिकार। कि केंद्र के पास ये अधिकार है कि वो राज्यों की रक्षा करे आंतरिक और बाह्य खतरों से। आंतरिक और बाह्य खतरों से, इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन से बचाना है। एक्सटर्नल से बाह्य बचाने के लिए तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, और बाहर कोई युद्ध हो रहा है तो उससे बचा लो। और अगर आंतरिक रूप से कोई समस्या है तो लगा दो राष्ट्रपति शासन, ठीक है। तो आर्टिकल 355 आधार है। आर्टिकल 355, 355 क्या है, आधार किसका, राष्ट्रपति शासन का। एक आधार और है 365। इसमें भी यही है कि केंद्र कुछ मामलों में राज्य को निर्देश दे सकता है, जैसे अपनी प्रॉपर्टी बचाने के मामले में। और अगर राज्य इनकी पालना नहीं करता है तो क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन। तो ध्यान रखना कि केंद्र की जिम्मेदारी है राज्य, तो केंद्र के पास अधिकार है कि वो इन्हें बाहर के और अंदर के खतरों से बचाए। इसके लिए वो लगा सकता है राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल। इनके आधार है 355 और 365। 365 में तो निर्देश है, 355 में जिम्मेदारी है, ठीक है। ये दोनों। इसके बाद में देखो राष्ट्रपति शासन। अब राष्ट्रपति शासन तब लगता है जब राष्ट्रपति संतुष्ट होता है। अरे राष्ट्रपति संतुष्ट होता है कि ये राज्य अब काम का नहीं है। आपका फोन तभी छीना जाता है जब लगता है इसके लक्षण खराब हो गए हैं। तो वैसे के वैसे जब राज्यपाल राष्ट्रपति को लगे कि इसके लक्षण खराब हो गए हैं, या तो खुद पता चल जाए या कोई बता दे, ठीक है, तभी ऐसा होता है। तो यहाँ पर कौन बताएगा, राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति को बताएगा। अब इस गवर्नमेंट में कुछ बचा नहीं है, ये गवर्नमेंट बिक गई, ठीक है। तो राज्यपाल रिपोर्ट देता है, राष्ट्रपति की संतुष्टि होती है और राष्ट्रपति लगा देता है राष्ट्रपति शासन। संवैधानिक तंत्र का विफल होना। अब देखो इसके प्रावधान। जैसे ही राष्ट्रपति शासन लगाया तो राष्ट्रपति शासन लगाते ही क्या किया जाता है, लग गया 2 महीने के अंदर अंदर। कितने महीने में, 2 महीने के अंदर अंदर संसद से इसका होना चाहिए अनुमोदन। 2 महीने के अंदर अंदर संसद से अनुमोदन। अब अनुमोदन कैसे, साधारण बहुमत से। कैसे करवाया जाता है, साधारण बहुमत से, ठीक है। अब साधारण बहुमत से करवाया और कब तक रह सकता है, 6 महीने तक। कब तक, 6 महीने तक। और 6 महीने से ज्यादा बढ़ाना है तो फिर से क्या करवाओ, अनुमोदन करवाओ, ठीक है। फिर से अगर होना है तो अनुमोदन। और अधिकतम कितने साल, 1 साल रह सकता है। 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन नहीं रह सकता। लेकिन अगर विशेष परिस्थितियां हैं, क्या है, विशेष परिस्थितियां, 2 कंडीशन है विशेष परिस्थिति। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है या फिर चुनाव आयोग चुनाव कराने में असमर्थ है, 2 कंडीशन है। इन दोनों कंडीशन के अंदर राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल तक लगाया जा सकता है। कितने साल, 3 साल, ठीक है। तो देखो आर्टिकल 356 वैसे तो क्या है, संवैधानिक तंत्र का विफल होना, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। अब फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के कितने आधार हैं, तो आर्टिकल 355 और आर्टिकल 365, 355 और 360। 355 में तो राज्य जिम्मेदारी है किसकी, केंद्र की, कि वो इन्हें बाह्य और आंतरिक खतरों से बचा के रखेगा। 365 में केंद्र राज्य को डायरेक्शन दे सकता है, निर्देश दे सकता है। अगर वो बात नहीं माने तो 356 का प्रयोग किया जा सकता है। कौन करेगा, राष्ट्रपति, अगर वो संतुष्ट है तो, ठीक है। राष्ट्रपति शासन लगाते ही 2 महीने के अंदर संसद से क्या होना चाहिए, अनुमोदन होना चाहिए। संसद से अनुमोदन होते ही कितने टाइम तक रहेगा, 6 जिस दिन। अब देखो 17 जनवरी को लगा दिया मान लो कहीं पे राष्ट्रपति शासन, अनुमोदन कब तक, 17 मार्च तक। अब ये 6 महीने कौन से गिने जाएंगे, इस दिन से, इस दिन से गिने जाते हैं, ध्यान रखना। 17 जुलाई, 6 महीने ये होते हैं, ये अनुमोदन वाले नहीं होते। इसके बीच में कभी भी क्या करवा लो, अनुमोदन करवा लो। 6 महीने करके 2 बार लगाया जा सकता है। विशेष परिस्थितियां, 2 विशेष परिस्थितियां, अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है या फिर चुनाव आयोग चुनाव कराने में असमर्थ है तो कितना, 3 साल, ठीक है, 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ये राष्ट्रपति शासन। अब है इसके प्रभाव। अब क्या इसके प्रभाव, अब प्रभाव कुछ नहीं है, एक ही राज्य पे लग रहा है, होता ना, जैसे राजस्थान पे लग रहा है तो 2 तरह के प्रभाव, कार्यपालिका पर और विधायिका पर। 2 तरह के प्रभाव है, कार्यपालिका पे भी है और विधायिका। कार्यपालिका की तो सारी शक्तियां, भजनलाल जी की सारी शक्तियां किसके पास चली गई, केंद्र की सरकार, राष्ट्रपति के पास गई, वो राज्यपाल के माध्यम से शासन चलाएंगे। विधायिका की क्या स्थिति है, तो 2 स्थितियां, इसे भंग किया भी जा सकता है और भंग नहीं भी किया जा सकता, डिसॉल्व कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। जैसे राजस्थान में जब 1967 में मार्च में लगा था 42 दिन के लिए, तो फिर विधायिका को भंग नहीं किया गया था,
ठीक है, क्योंकि उस समय किसी की सरकार नहीं बन रही थी, बहुमत नहीं मिल रहा था, तो लगा दिया 42 दिन के लिए राष्ट्रपति शासन। 4-5 दिन में मोहनलाल सुखाड़िया जी के पास आ गए 5-7 लोग और उन्होंने ले ली चौथी बार मुख्यमंत्री की शपथ। विधायिका को भंग नहीं किया उस, लेकिन 1977, 1980, 1992 इन तीनों बार विधायिका को भंग किया गया, लेजिस्लेचर को डिसॉल्व कर दिया गया। विधानसभा को क्या कर दिया था? बस दो ही प्रभाव है, कार्यपालिका और विधायिका, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसको भंग करके अपने पास ले गए। विधायिका भंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। अब आज तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाए? 134 बार। कितनी बार? 134 बार लगाए। ठीक है, और उसमें सबसे ज्यादा बार लगाए यूपी और मणिपुर में 10 बार। यूपी मणिपुर में 10 बार, बिहार में 9 बार, छत्तीसगढ़ तेलंगाना में आज तक नहीं लगाए। ठीक है, सबसे पहले किसमें लगा था? पंजाब, लेकिन 3 साल से ज्यादा भी रहा है पंजाब और जम्मू कश्मीर में। पहले तो पंजाब में 1987 से 1992 तक लगातार 5 साल रहा था। उसके बाद में जम्मू कश्मीर में ऐसा 2 बार हो गया, 1990 से 96 तक, फिर 2017 से 2024 तक। 2017 से रहा था 19 तक यूटी में, 31 अक्टूबर 2019 तक तो रहा यूटी के रूप में, ध्यान रखना, सॉरी स्टेट। उसके बाद में यूटी के रूप में कब हटाए? 13 अक्टूबर 2024, डेट ध्यान रखना, क्योंकि 14 तारीख को उसने शपथ ली है, ये लंबा चला इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है, 2017 से 19 तो यूटी के स्टेट और 19 से 24 यूटी के। ठीक है, कब हटाए? 13, मेरे ख्याल से 14 को शपथ ली है। एक बार डेट क्रॉस चेक कर लेना, जहां तक मुझे याद है 14 अक्टूबर को उमर अब्दुल्ला ने सीएम की शपथ ली है, उससे एक दिन पहले प्रेसिडेंट रूल हटा दिया गया। ये फैक्ट थोड़े से ध्यान रखना, क्या पता पूछ लें, क्योंकि अभी ताजा जम्मू कश्मीर में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो आज मैं कह रहा हूं 134 बार। कितनी बार? 134। ये शाश्वत सत्य है, इससे पहले आपने जो भी पढ़ा है वो सब भूल जाओ। कितनी बार है? 134 मतलब 134। यूपी और मणिपुर में सबसे ज्यादा 10 बार, राजस्थान में 4 बार, बिहार में 9। अरे ये मैं लिख रहा हूं ना, ये लिखो, बिहार में 9 बार। अब इनकी तो अब वोट मिलेगी तो क्या ही करोगे? चलो बोलो, जो बस ये वाली चीज देख लेना। ठीक है, अरे अब ये वोट में इसको टेलीग्राम पे तो नहीं डालेंगे, ऐप पे डाल देंगे। ऐप पे पड़ी वैसे कई जगह तो नहीं है, कोई बात नहीं, आज वाली जितनी है सब ऐप पे डाल देंगे। चलो ठीक है, अब बात सुनो देखिए। अब हो गया ये अपने राष्ट्रपति शासन। इसके बाद में देखो एक बहुत फेमस केस हुआ है, एसआर बोमई वाद। कौन सा है? एसआर बोमई वाद। अब एसआर बोमई क्या थे, कौन थे? सीएम रहे हुए थे, सरकार गिरा दी 10 बार, 9 बार। नहीं, आज मैं कह रहा हूं ना, जो कल तक हो गया उसे भूल जाओ। आज 134 बार। आज जो है वो शाश्वत सत्य नहीं, ये एकदम लेटेस्ट, मतलब एकदम लेटेस्ट, क्योंकि इसमें इसके लिए कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, इसके लिए बहुत माथापड़ी करनी पड़ी। तो अब मैं ये जो बता रहा हूं ये एकदम शाश्वत सत्य है। 9 बार। सर ने तो 128 बार लिखा होगा शायद, 103। मैं कह रहा हूं 134 मतलब, अरे मैं कह रहा हूं तो गलती से लिखा दिया होगा 10। तुम्हें सबूत चाहिए? लास्ट में ले लेना। हाँ, तुम्हें मैंने बताया, सही हो, कोई दिक्कत नहीं। अरे ये शाश्वत सत्य, लास्ट में तुम कहोगे तो तुम्हें प्रूफ भी दिखा दूंगा। अभी नहीं, मैं कह रहा हूं मान लो, नहीं मानना तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने, मैं इसके सबूत दे दूंगा तुम। ठीक है, चलो। अरे लो रे, क्या रुको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। 134 मतलब यूपी मणिपुर 10 बार, बिहार 9 बार। बिहार में 9 बार, बात बच्चे नहीं है, वहां लोगों को गाड़ियों में पीनी पड़ती है। मैं बिहार गया था तो मेरे को मैंने देखा था, पता नहीं है तुझे। अरे मैं 2 थी शादी, तो उसमें गया था। चलो रे, फालतू बातें नहीं, मोमेंटम तोड़ोगे तुम। तो अब राष्ट्रपति, अरे तुम इतने यूं भटक क्यों रहे हो, घूम घूम के रहे हो? मेरे को लग रहा है कि ऐसे मत करो, हैं? चलो अब इसके प्रेसिडेंट, बस एसआर बोमई केस 1994। एसआर बोमई सीएम थे कर्नाटक के, इनकी सरकार गिरा दी थी, राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इनकी सरकार भी गिरी थी और बाबरी मस्जिद ढांचे के गिराने के बाद में खूब सारी सरकारों को गिरा दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने खूब सारे केस एक साथ क्लब किए और निर्णय देने शुरू किए। अब इसके अंदर सबसे पहले कहा कि 356 का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब संवैधानिक तंत्र के विफल होने के स्पष्ट साक्ष्य मौजूद हो और सामान्य जन को भी पता चल जाए इस गवर्नमेंट में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, तभी। दूसरी कंडीशन इन्होंने कही थी कि राजनीतिक दुर्भावना से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो कि राज्य में दूसरी सरकार है, केंद्र में दूसरी सरकार आ गई तो आप इस सरकार को गिरा दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, लेकिन हमें ऐसा लगा कि राजनीतिक दुर्भावना से यह निर्णय लिया गया है तो हम इसका कर देंगे जुडिशियल रिव्यू और सरकार को वापस स्थापित कर देंगे। इसलिए पिछले 10 साल या जब से निर्णय है ना, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगने की प्रवृत्ति एकदम कम हो गई। उससे पहले भयंकर लग रहे थे, क्योंकि इन्होंने कहा हम वापस करवा देंगे, तुमने सरकार गिरा दी, चुनाव भी करा दिए होंगे तो भी हम वापस उस सरकार को लेंगे, तुम्हारे चुनाव को भी क्या कर देंगे, रद्द कर देंगे। ठीक है, ऐसा इन्होंने कह दिया। इसके बाद में जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं और दोबारा सरकार को स्थापित कर देंगे। और एक चीज जैसे उनसे आयोग है ना, उसने एक बात कही थी कि जब तक संसद से अनुमोदन नहीं हो जाता, राष्ट्रपति शासन का जब तक संसद से अनुमोदन नहीं हो जाता तब तक विधायिका को भंग नहीं करना। ठीक है, और ये इस केस से दी गई बात थी। उसके बाद में सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट किसमें बताया है? एसआर बोमई केस में बताया। एसआर बोमई केस में सेक्युलरिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया। अब मैंने बेसिक स्ट्रक्चर का बताया था, पूरी प्रस्तावना में किस शब्द को छोड़ के? समाजवाद, सोशलिज्म, सोशलिस्ट शब्द को छोड़ के सब कुछ किसमें? हाँ। उसके बाद में वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360। वित्तीय आपातकाल जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाए या फिर वित्तीय संकट आ जाए, बीओपी संकट उस टाइम आए थे ना, वैसी कोई स्थिति बन जाए तो राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। कौन से वाले? वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ऐसे का संसद में 2 महीने में क्या होना चाहिए? अनुमोदन। अनुमोदन कैसे? साधारण बहुमत से। किससे होना चाहिए? साधारण बहुमत से होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में इसमें क्या क्या हो सकता है? तो इसमें सीधे देखो क्या होगा, जो केंद्र है वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह काट लेगा, वो दूसरी अनुसूची में जिनके वेतन दिए हैं ना उनके वेतन भी काट लेगा, संचित निधि पर भारित वेतन काट लेगा, केंद्र के कर्मचारियों के पैसे काट लेगा, राज्यों को देने वाले अनुदान काट लेगा,
और केंद्र राज्य को वित्तीय निर्देश भी दे सकता है और इनको कह सकता है तुम्हारे कर्मचारियों की भी काट लो, तनख्वाह काट लो। खुद के वालों की काटेगा ही काटेगा, राज्यों को कहेगा क्या करो इनकी तनख्वाह काट लो। और साथ में राज्य का जो मनी बिल है, वैसे तो राज्यपाल उस पर साइन करने के लिए बाध्य है, लेकिन वित्तीय आपातकाल में उसे राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जो भी कोई राज्य का बिल जाता है तो उस बिल को वो पुनर्विचार के लिए कितनी बार लौटा सकता है, कितनी भी बार, ध्यान रखना, कितनी भी बार। केंद्र वाले को सिर्फ एक बार। ठीक है, ये हो गई भाई इमरजेंसी। ठीक है, हो गई सेंटर स्टेट वाले सारे के सारे पूरे क्लियर। अब बताओ देखें अब कौन सा शुरू करें, संविधान संशोधन। अब एक इधर आए मैं तो क्या देख लेते हैं, संविधान संशोधन। देखो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है विजिबल, एक होता है इनविजिबल, दृश्य और अदृश्य। ठीक है, दृश्य है और अदृश्य। अब दृश्य में तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देगा, अदृश्य में कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन वैसा हो जाता है। मिस्टर इंडिया था, सब कुछ कर भी लेता था लेकिन दिखता नहीं था, तो अदृश्य। देखो संविधान संशोधन कितने तक पढ़ने, तुम पढ़ने ठीक बोल रहे हो जैसे उन्हीं से पढ़ रहे हो ना। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 दो तरह का, दिखने वाला और बिना दिखने वाला, विजिबल और इनविजिबल। देखो विजिबल इनविजिबल में सीधा सीधा फर्क है। इनविजिबल का मतलब है वो संविधान संशोधन जो न्यायपालिका कर देती है, वो संविधान संशोधन जो कौन करते हैं, न्यायपालिका करते हैं। ठीक है, न्यायपालिका कैसे करते हैं, तो आर्टिकल 14 में सिर्फ लिखा हुआ था विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट को क्या दिखा, विधि की सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ। लिखी हुई है क्या, लेकिन है, लिखी हुई है नहीं है लेकिन है, सॉरी 14 में भी आ जाती है, अच्छा और 21 में भी, क्योंकि विधि है अल्टीमेटली वो क्या चीज है, विधि। आर्टिकल 21 में कहा था लेकिन वो रिलेट किससे होती है, 14 से भी होती है, गोल्डन ट्रायंगल बताया था। ठीक है, तो हाँ 14, 19, 21 तो विधि दोनों जगह। ठीक है, इसके बाद में कोलिजियम व्यवस्था, क्या संविधान में लिखी हुई है लेकिन है, ये अपने आप में संविधान में संशोधन है या नहीं है, ये अपने आप में संविधान में क्या है लेकिन दिखता, लेकिन इनविजिबल। इसके बाद में बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये सब संविधान में क्या है, संशोधन, लेकिन ये दिखते हैं लेकिन अदृश्य। देख लो ये सब है लेकिन क्या संविधान में, क्योंकि आर्टिकल 368 संसद को ये शक्ति देता है कि वो संविधान में क्या कर सकता है, संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है। संशोधन का सीधा सीधा मतलब है या तो कुछ जोड़ दिया या कुछ हटा दिया। अब ये जो तीन चीजें मैंने बताई है, इनके लिए क्या जोड़ने की कोई प्रक्रिया हुई, क्या हटाने की कोई प्रक्रिया हुई, लेकिन ये है। ठीक है, लेकिन ये है, तो ये कैसे है साहब, अदृश्य। ये क्या है, अदृश्य। न्यायपालिका, गवर्नर ने तो बेचारे ने एक किया था, वही अब चला गया। आर्टिकल 35 है, कल ही बताया था कि भाई राष्ट्रपति के आदेश से जोड़ा गया 1954 में, राष्ट्रपति के आदेश से चला गया 2019, ऐसे ही हुआ था इस तरीके से। इसके बाद में अगर बात करें दृश्य, जो दिखते हैं, जो क्या करते हैं, दिखते हैं, लेकिन दिखने में भी दो काम है, लिखे तो जाते हैं, लिखे तो जाते हैं, कुछ से तो संविधान बदल जाता है, कुछ से संविधान नहीं बदलता। कुछ से लिखा तो दोनों से जा रहा है लेकिन कुछ से तो अनुच्छेदों में बदलाव होता है, कुछ से अनुच्छेदों में बदलाव नहीं होता। संशोधन का मतलब ये या तो जोड़ना या हटाना। अब कुछ ना कुछ लिखा तो जा रहा है, कोलिजियम कहीं लिखा गया, नहीं लिखा गया, विधि की सम्यक प्रक्रिया कहीं लिखी गई, नहीं लिखी गई, बेसिक स्ट्रक्चर लिखा गया, नहीं लिखा गया, तो ये तो एकदम ही क्या है, अदृश्य। कुछ ऐसे हैं जो दृश्य हैं, दिखते हैं, लिखे जाते हैं, विजिबल है, लेकिन पाठ नहीं बदलता, टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं है। एक में जिसमें टेक्स्ट बदल रहा है, संविधान के अनुच्छेदों में सीधा सीधा क्या आता है, बदलाव आता है, संविधान के किसी ना किसी हिस्से में बदलाव आ रहा है। आर्टिकल 39A जोड़ दिया, सीधा सीधा जी। आर्टिकल 5 का 51A जोड़ दिया, सीधा सीधा दिखा। भाग 4A जोड़ दिया, भाग 9A 9B दोनों जोड़ दिए, भाग 14A जोड़ दिया, 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची जोड़ दी, वो सीधी सीधी क्या हो रही है, दिख रही है। उनसे संविधान के टेक्स्ट में क्या है, चेंज आया। अब एक लिखा हुआ है आर्टिकल 124, आर्टिकल 124, इसमें क्या लिखा हुआ है, हाँ कि सुप्रीम कोर्ट होगा एक भारत का, जिसमें जजों की संख्या 1+7, संसद संख्या को बढ़ा 1+33 कर दी, लेकिन ओरिजिनल में तो आज भी, लेकिन बढ़ तो 8 बदला। ठीक है, जिसने संसद को अधिकार दिया कर सकती है, वो बढ़ा तो रही है संख्या लेकिन दिख नहीं रही। आर्टिकल 102 सांसदों के लिए दबोदेर अयोग्यता, अयोग्यता है ना, अयोग्यता में क्या क्या है, पागल हो जाए, दिवालिया हो जाए, लाभ का पद ले ले, देश का नागरिक ना रहे, और संसद योग्यता निर्धारित कर सकती है। अब संसद करती है, चेंज होता है पार्ट में, लेकिन क्या आर्टिकल 102 में चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक तो बिल्कुल ही अदृश्य वाला, उसको छोड़ो, दृश्य में भी दो है, जिसमें एक में टेक्स्ट बदलता है, एक में टेक्स्ट नहीं बदलता। टेक्स्ट जैसे 124 में नहीं बदल रहा, 102 में नहीं बदल रहा, 11 में नहीं बदल रहा। नागरिकता, ना भारत का नागरिक कोई भी व्यक्ति कैसे बन सकता है, इसका निर्धारण संसद करेगी। भारत का नागरिक कोई कैसे बनेगा, इसका निर्धारण कौन करेगी, संसद करेगी। तो संसद ने नागरिकता कानून 1955 बना रखा है। क्या बना रखा है, 1955। 5 तरीके हैं इसमें, नेचुरलाइजेशन, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन और डिसेंट। प्राकृतिकरण क्या है, प्राकृतिकरण, जन पंजीकरण, वंशानुगतता और क्षेत्र समावेशन। सिक्किम को लिया था ना, ऑटोमेटिकली सिक्किम वाले भर्ती हो गए, सिक्किम वालों को पकड़ पकड़ टप्पे लगाए थे, और ऐसा कुछ हुआ था क्या, ऑटोमेटिकली क्या हुए, वो ले लिया सिक्किम को। वो पौंडीचेरी वालों को लिया तो वो क्या हो गए, गोवा वालों को लिया, वो उनके कोई अलग से मैकेनिज्म था क्या भारतीय बनाने का, नहीं था। क्षेत्र समावेश, पप्पी लेरी, प्राकृतिकरण 15-20 साल भारत में रहेगा, भारतीय आज से, तो क्या है
वैसे तो 14 साल, लेकिन 11 साल पे भी नागरिकता मिल जाती है, 11 वर्ष। इसमें कई क्राइटेरिया, जैसे 12 महीने लगातार रह रहे हो, ये सब। पंजीकरण, कोई बाहर से भाग के आया, वो कहता भाई मेरे तो बाकी नागरिकता दे दो, पंजीकरण करना है, पंजीकरण करा लिया, भारत सरकार को लगता है कि बना दो नागरिक तो बना सकते हैं, वंशानुगतता, तुम मैं पीढ़ियां ये दे दी, ठीक है। उसके बाद में जन्म, जिस व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है, भारत। अब इसमें भी कंडीशन ये है, माता या पिता में से एक क्या होना चाहिए, भारतीय, और दूसरा वैध रूप से भारत आना चाहिए। अब तुम्हें सीमा याद आ रही होगी, सीमा इधर हाँ, तो अब वो छोड़ो। अब देखो सीए जो है, अब सीए आया ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, उसमें कुछ नहीं किया, प्राकृतिकरण बदला है। उसमें 3 देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के जो माइनॉरिटी है, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई, ये जो हैं, ये अगर भारत आते हैं तो 2019 में आया था, तो 31 दिसंबर 2014 डेट रख दी गई थी। कुल मिला के इनको 11 साल 14 साल नहीं बिताने, 5 साल बिताते ही ये भारत की नागरिकता के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, ये नागरिकता वाला। ये 4-5 तरीके हैं जिनसे क्या मिल जाती है, नागरिकता मिल जाती है। अब ये जो कानून बदल रही है सरकार, क्या इससे संविधान में प्रभाव पड़ा, क्या नहीं पड़ा? क्योंकि आर्टिकल 11 कहता है कि संसद नागरिकता के लिए कानून बना सकती है, तो संसद बना देती है, उससे पार्ट में कोई बदलाव नहीं आता, ठीक है। अब वास्तविक संविधान संशोधन वही है जिससे आर्टिकल्स में बदलाव आता है। इससे बदलाव आता है, आर्टिकल्स में बदलाव। ये 3 तरीके का होता है। ये कितना है, 3 तरीके से। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368, अदृश्य, जिसमें संविधान में कोई चेंज नहीं है लेकिन वास्तविकता में बदलाव दिखता है। इसके बाद में दृश्य, पार्ट नहीं बदल रहा है, एक में पार्ट बदल रहा है, टेक्स्ट बदल रहा है। आर्टिकल 11, इनमें संसद के पास अधिकार को चेंज कर देते हैं, आर्टिकल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब देखो इसके बाद में 3, एक होता है साधारण बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत से, एक होता है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से, आधे राज्यों की सहमति से। तो साधारण बहुमत से तो आर्टिकल 4 याद है कि कोई नया राज्य बनाया, अब बना तो है ही, मतलब 4 में लिखा ना, पहली और चौथी अनुसूची में बदलाव, 3 से नया राज्य बनेगा तो पहली और चौथी अनुसूची में क्या आएगा, बदलाव आएगा। लेकिन उस बदलाव को संविधान संशोधन वास्तव में हुआ तो है, अनुसूची संविधान का भाग है। अनुसूची क्या है संविधान का, वो तो क्या है कि राज्य शक्तिशाली महसूस नहीं करे, उन्होंने कैसे बदल दिया, इस तरीके उनमें फीलिंग नहीं आए, इसलिए ये आर्टिकल लिखा हुआ है। तो ये तो किससे हो जाता है, साधारण बहुमत से। एक है विशेष बहुमत, जैसे मौलिक अधिकार बदल दी, आर्टिकल 31 से प्रॉपर्टी को हटा के 300A वो लीगल राइट बना दिया। कैसा राइट बना दिया, वैसे संविधान नहीं लिखते हैं लेकिन पेपर में आ जाए तो लीगल कर देना उसको। कैसा राइट है, क्योंकि विधि बना के संपत्ति छीनी जा सकती है, लैंड एक्विजिशन एक्ट से आपकी क्या छीन लेते हैं, संपत्ति। अभी और उसमें आ जाओ बताऊंगा, ठीक है। तो विशेष बहुमत से। एक होता है संसद में तो क्या चाहिए, विशेष बहुमत, और आधे राज्यों की सहमति, और राज्यों की कैसी सहमति, साधारण बहुमत। साधारण बहुमत कौन से, वो मामले जिसमें केंद्र और राज्य के संबंध प्रभावित होते हैं, सेंटर स्टेट के रिलेशन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, ठीक है, उसके लिए चाहिए। सेंटर स्टेट के 3 तरह के संबंध, कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय, ये 3। इसके बाद में राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस, इसका इलेक्शन प्रोसेस, राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसेस वो बदल रहा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की शक्तियों पे कोई प्रभाव पड़ रहा है। इस तरह के जितने भी संविधान संशोधन है, या फिर आर्टिकल 368 में संशोधन करना, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, जिसमें आधे राज्यों की सहमति चाहिए। इसके अलावा जो है वो सब विशेष बहुमत है, ठीक है। तो ये है संविधान संशोधन, ठीक है, आर्टिकल 368। अब देखो, तो सेंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी और संविधान संशोधन। अब शुरू से करें या जुडिशरी से करें, जुडिशरी, ये वाले थोड़े पीछे जाते जाते रिवीजन कम होता है, इसलिए जुडिशरी से करते हैं। ब्रेक की जरूरत थोड़ी है, नहीं है ना, मेरे को तो नहीं सुनाई दे रहा, बाकी तुम अरे यार ब्रेक लेते हैं, टाइम वेस्ट हो जाता है। अभी जुडिशरी हैं, कितने लोग कह रहे हैं ब्रेक चाहिए संख्या तो कम है, लेकिन फिर जुडिशरी पूरा ही करेंगे तो ले लो, फिर क्या लंबा जुडिशरी, लेकिन प्लीज छोटा ब्रेक लेने की कोशिश करना, 3-15 पे प्लीज आ जाना, ताकि सही चल रहा है तो चले दो। हाँ, डाउट वाले बताओ, कौन क्या पूछ रहा था इधर, 105, ये लास्ट वाले बता दूंगा मैं 5 से, ठीक है।